हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे स्क्रीनिंग पे। स्क्रीनिंग से 3 to 4 MCQs डेफिनेटली आ सकती है किसी भी एग्जाम में, मतलब और इसमें हम सारे इमेजेस, PYQs सभी कुछ इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नाउ स्क्रीनिंग क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ स्क्रीनिंग क्या है? द सर्च फॉर अनरिकग्नाइज्ड डिजीज और डिफेक्ट बाय मीन्स ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट, एग्जामिनेशंस और अदर प्रोसीजर्स इन एपरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स। ठीक है, सबसे जो ज़रूरी बात जो यहाँ देने की है कि वी आर लुकिंग, हम डिजीज़ की सर्च कर रहे हैं इन एपरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल। सो ये एक PYQ बन सकता है, एक MCQ बन सकता है। ठीक है, कि स्क्रीनिंग टेस्ट किसमें लगाई जाती है? एक बीमार आदमी में, डिजीज्ड में, या वो इंसान जो पूरी तरह से हेल्दी है, या वो जो एपरेंटली हेल्दी है, जो लगता हेल्दी है बट हो सकता है उसके शरीर में कुछ डिजीज प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, पैथोजेनेसिस शुरू हो गई है। तो हम क्या कहते हैं? एपरेंटली हेल्दी का अर्थ क्या होता है? एपरेंटली हेल्दी मतलब वो हेल्दी अपीयर हो रहा है। ठीक है, वो हेल्दी दिख रहा है बट मे बी उसकी बॉडी में अभी पैथोजेनेसिस शुरू हो चुकी है। ठीक है, पैथोजेनेसिस हैज स्टार्टेड। ओके, पैथोजेनेसिस हैज स्टार्टेड, पैथोजेनेसिस हैज स्टार्टेड। और ये पैथोजेनेसिस जो है, डिजीज होने की जो तरीका है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, और ये किस स्टेज में है? ये अर्ली स्टेज में, अर्ली पैथोजेनेसिस। तो क्या यहाँ पे जो इंसान है उसमें कोई साइंस एंड सिम्टम्स अभी आए हैं? नो, ही इज एपरेंटली हेल्दी, अपीयर्स टू बी हेल्दी। सो इसमें अभी कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं है। ठीक है, नो साइंस एंड सिम्टम्स। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करेंगे? वो लोग जो लगते हेल्दी हैं बट उनमें कहीं ना कहीं डिजीज प्रोसेस शुरू हो चुका है और उनमें अभी बिल्कुल भी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आए हैं, उनमें हम किस तरह से डिजीज को पता करेंगे? वो है स्क्रीनिंग। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट जो याद रखोगे कि स्क्रीनिंग किस पे लगाई जाती है? डिजीज्ड इंडिविजुअल्स पे, हेल्दी इंडिविजुअल्स पे, या अपरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स पे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट लगाई जाती है अपरेंटली हेल्दी। और आई एम श्योर कि आप समझ गए हो अपरेंटली हेल्दी मतलब क्या है। दिखते हेल्दी है बट डिजीज प्रोसेस हैज स्टार्टेड, अर्ली फेज में है, अर्ली पैथोजेनेसिस है, चेंजेस हो रही हैं और अभी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आई हैं। ठीक है, ये पहली बात है। ऑल्सो याद करो, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में हमने पढ़ा था कि स्क्रीनिंग कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। ओके, सो अनदर हाई पॉइंट ओवर हियर जो आपको याद रखना है कि स्क्रीनिंग कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। गाइस, इफ एनीबॉडी आस्क्स यू स्क्रीनिंग प्राइमरी, प्राइमोडियल, सेकेंडरी, टर्शरी, सो अभी क्या हुआ है? डिजीज प्रोसेस शुरू हो चुका है, पैथोजेनेसिस शुरू हो चुका है बट कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए हैं। ठीक है, अभी भी डिजीज रिवर्स की जाती है। तो स्क्रीनिंग इज अ टेक्निक। ठीक है, स्क्रीनिंग एक तरीका है जिससे हम जल्द से जल्द डिजीज को पता करेंगे। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस करेंगे एंड उसको क्या प्रोवाइड करेंगे? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। और अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता था? अगर आपको याद है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होता था सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होता था सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ओके, अब आ जाओ अगली बात। अगली बात में हम पढ़ते हैं समथिंग विच इज नोन एज आइसबर्ग फेनोमेनन। ठीक है, अब टाइटैनिक एक शिप था जो जब बनाया गया था तो कहा गया था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगी, इट्स नेवर गोइंग टू सिंक। ठीक है, मतलब उसको इतने अच्छे से बनाया गया था हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वो कभी भी नहीं डूबेगी। बट क्या हुआ? टाइटैनिक डूबी। क्यों डूबी टाइटैनिक? क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा कि टाइटैनिक को आके एक आइसबर्ग हिट करेगा। ठीक है, टाइटैनिक से एक आइसबर्ग टकरा जाएगा जो टाइटैनिक को डुबा देगा। ओके, द शिप विल सिंक। अब मज़े की बात यह है कि ये जो आइसबर्ग था उसका कौन सा पोर्शन टाइटैनिक डूबने के लिए जिम्मेवार था? वो पोर्शन जो हमें दिख रहा था या वो पोर्शन जो पानी के नीचे छुपा हुआ था? ठीक है, तो सोचो कौन सा पोर्शन था टाइटैनिक डूबने के लिए जिम्मेवार? वो पोर्शन जो पानी के नीचे छुपा हुआ था। ठीक है, द हिडन पोर्शन ऑफ आइसबर्ग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक, वो हिडन पोर्शन। सिमिलरली गाइज, डिजीजेस को हम लोग आइसबर्ग से कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? डिजीजेस आर कंपेयर्ड टू एन कंपेयर्ड टू एन आइसबर्ग। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आइसबर्ग बनाते हैं। ठीक है, यू कैन डेफिनेटली गेट लेबलिंग। आपको लेबलिंग मिल सकता है, आपको पूछा जा सकता है कौन सी डिजीजेज हैं जो आइसबर्ग फॉलो करती हैं, कौन सी डिजीजेज हैं जो आइसबर्ग नहीं फॉलो करती। ठीक है, ये है आइसबर्ग। ठीक है, और इसके अराउंड पानी बनाओ।
ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो टिप है गाइस, ये जो टिप है, ठीक है, ये टिप क्या है? टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या होता है? टिप ऑफ द आइसबर्ग होते हैं डायग्नोस्ड केसेस, ओके, डायग्नोस्ड केसेस जिनको साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है, डायग्नोस्ड केसेस हो गए, सिम्टोमैटिक हो गए, ठीक है, इनको क्या है? साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। डिजीज्ड, ये टिप में क्या है? डिजीज्ड इंडिविजुअल, जो बीमार हैं, जो डिजीज्ड हैं, ठीक है, डायग्नोस्ड हैं, सिम्टोमैटिक हैं। दूसरा आता है ये हिडन पोर्शन, ओके। अब ये हिडन पोर्शन क्या है? ये हिडन पोर्शन जो है ये है अपरेंटली हेल्दी, ठीक है, ये क्या है? अपरेंटली हेल्दी है, अपरेंटली हेल्दी। अपरेंटली हेल्दी मतलब क्या होता है कि इनमें ना ये अभी एसिम्टोमैटिक है, एसिम्टोमैटिक, इनमें अभी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आए हैं, ठीक है, ये एसिम्टोमैटिक है। या मैं और क्या कह सकती हूँ? ये कैरियर्स हैं ऑफ अ डिसीज। या मैं क्या कह सकती हूँ? ये सब क्लिनिकल केसेस हैं, ठीक है, लेटेंट इन्फेक्शन है, अभी इनमें साइंस एंड सिम्टम्स बिल्कुल नहीं आए हैं, ठीक है, ये हेल्दी दिख रहे हैं, पैथोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू हो चुका है, ठीक है, बट अभी इनमें साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आए। और ये जो हिडन पोर्शन होता है आइसबर्ग का, ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है गाइस मैक्सिमम बर्डन, ठीक है, सबसे ज़्यादा बर्डन। और याद करो एपिडेमियोलॉजी, बर्डन अगर किसी डिजीज़ की पता करनी होती है तो हम किसके बारे में एक्चुअली बात कर रहे हैं? प्रेवलेंस। और प्रेवलेंस किस स्टडी से कैलकुलेट होता है? क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। बर्डन हम लोग किस तरीके से बताएंगे कि इस डिजीज़ का प्रेवलेंस कितना है? प्रेवलेंस मतलब एग्जिस्टिंग केसेस कितने हैं, नए और पुराने, ठीक है। और प्रेवलेंस के लिए हम लोग कौन सी स्टडी करते थे? क्रॉस सेक्शनल, जस्ट फॉर योर रिविजन, ठीक है, ऑल राइट। तो ये हो गया तुम्हारा हिडन पोर्शन, ठीक है, जो एसिम्टोमैटिक है, कैरियर्स। अब एक क्वेश्चन आया था एम्स पेपर में बहुत पहले, वाटर अराउंड द आइसबर्ग एक्चुअली कौन सा पॉपुलेशन है, ठीक है। सो ये क्या है? ये है वाटर अराउंड आइसबर्ग, ओके, ये है हमारा वाटर अराउंड आइसबर्ग। वाटर अराउंड आइसबर्ग क्या होता है गाइस? वाटर अराउंड आइसबर्ग इज द एक्चुअल हेल्दी, जो वाकई में हेल्दी है, अभी उनमें कोई डिजीज प्रोसेस वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, वो वाकई में हेल्दी है, ठीक है। तो एक हो गया टिप, ओके, हो गया हिडन पोर्शन, एक हो गया तुम्हारा वाटर अराउंड द आइसबर्ग। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है, ये सफेद लाइन जो देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं? ये लाइन है LOD, लाइन ऑफ डिमार्केशन, ठीक है, लाइन ऑफ डिमार्केशन। क्वेश्चन आता है कि लाइन ऑफ डिमार्केशन किन के बीच डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन डिफरेंशिएट करता है एपरेंट, ओके, एपरेंट यानी जो दिख रहा है, ठीक है, फ्रॉम विच इन्फेक्शन? एपरेंट फ्रॉम इनएपरेंट इन्फेक्शन, ठीक है। लाइन ऑफ डिमार्केशन डिफरेंशिएट कर रहा है एपरेंट को, किस इन्फेक्शन से? इनएपरेंट। एपरेंट मतलब जो दिख रहा है, इनएपरेंट जो छुपे हुए हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें दो चीज़ों का यूज़ होता है गाइज, एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और एक होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्वेश्चन आएगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट कहाँ पे लगाई जाती है? सो ऑलवेज रिमेंबर, और डायग्नोस्टिक टेस्ट कहाँ लगाई जाती है? डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब हम डायग्नोसिस कब करेंगे किसी भी बीमारी की? जब वो इंसान साइंस एंड सिम्टम्स लेके आएगा, दैट मीन्स डायग्नोस्टिक टेस्ट DT, ओके। अगर मैं DT लिखूंगी, DT मतलब है डायग्नोस्टिक टेस्ट, पूरे स्क्रीनिंग चैप्टर में DT का अर्थ होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट कहाँ लगाई जाती है? डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाई जाती है टिप पे, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या लगेगा? ओवर हियर ऑन द हिडन पोर्शन क्या लगेगा? ST। ST मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट, ओके। कहीं पे भी आप देखोगे ST लिखा हुआ, ST मतलब होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप में किसको इंटरेस्ट है? मुझे, जो कि मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, मुझे, या कोई फिजिशियन को? सो टिप में किसको इंटरेस्ट होता है गाइस? टिप में इंटरेस्ट होता है फिजिशियन को, क्लिनिशियन को, ओके, जो अपने OPD में बैठ रहा है, उसके पास मरीज आया साइंस एंड सिम्टम्स लेके, तो टिप ऑफ द आइसबर्ग में इंटरेस्ट है क्लिनिशियन को। बट हिडन पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग में इंटरेस्ट किसको है? मुझे, एपिडेमियोलॉजिस्ट को, ओके। हिडन पोर्शन में इंटरेस्ट है एपिडेमियोलॉजिस्ट को, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को, क्योंकि हमें पता करना है कि कौन से डिजीजेस मैक्सिमम बर्डन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि हम उन डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए और कोशिश कर सके, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसबर्ग फिनोमेनन। इसका लेबलिंग आ सकता है, टिप क्या है, हिडन पोर्शन क्या है, वाटर अराउंड द आइसबर्ग क्या है, लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट कहाँ लगाओगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहाँ लगाओगे, ठीक है। दूसरा जो सवाल निकल के आता है कि कौन सी वो डिजीजेस हैं जो आइसबर्ग को फॉलो नहीं करती, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिजीजेस दैट डू नॉट फॉलो आइसबर्ग, ओके। डिजीजेस
डिजीजेस दैट डू नॉट फॉलो आइसबर्ग। डू नॉट फॉलो आइसबर्ग का मतलब क्या होता है? डू नॉट फॉलो आइसबर्ग का मतलब है कि जिसके लिए वो हिडन पोर्शन नहीं है, ठीक है, वो कौन सी डिजीजेस है, उसका न्यूमोनिक क्या है गाइस? MTR। इसमें अब यही 3 डिजीजेस हैं जो नहीं फॉलो करती। दे डोंट हैव नो हिडन पोर्शन, ठीक है, इनके लिए नो हिडन पोर्शन, सिर्फ और सिर्फ टिप है, ठीक है। सो नो हिडन पोर्शन। M स्टैंड्स फॉर मीजल्स, ओके, T स्टैंड्स फॉर टेटनस, ठीक है, और R स्टैंड्स फॉर रेबीज। अब मीजल्स क्यों? क्योंकि मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज ओनली अ केस, ठीक है। मीजल्स में क्या होता है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है इज अ केस, ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज ओनली अ केस। मीजल्स में कभी भी सब क्लिनिकल केस ये सब नहीं होता। टेटनस पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता टेटनस में। रेबीज केस फैटालिटी रेट इसका 100% है। तो कोई भी जिसमें रेबीज वायरल एक बार नर्व एंडिंग से ब्रेन तक पहुंच गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, वो नहीं बच सकता, ठीक है, बिकॉज ये तुम्हारा 100% फेटल है। सो डिजीजेस दैट डू नॉट फॉलो आइसबर्ग, द न्यूमोनिक इज MTR, मीजल्स, टेटनस, रुबेला। अब यही डिजीजेस है जो आइसबर्ग नहीं फॉलो करती। दूसरा एक सवाल जो आके आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी डिजीजेस हैं जो आइसबर्ग फॉलो करती हैं, मतलब जिनके लिए हिडन पोर्शन है, ठीक है, तो वो देखते हैं, ठीक है। diseases that follow iceberg. When I talk about diseases that follow iceberg, मतलब जिनके लिए hidden portion exists, ठीक है, hidden portion exists, okay, बहुत ही अच्छे तरीके से hidden portion है, it exists। तो इसमें कौन सी diseases हैं everybody? Number 1 जो बहुत ही आजकल maximum डाली contribute कर रही है, non communicable diseases, okay, DM हो गया, डायबिटीज़ हो गया, hypertension हो गया, CVD हो गया, ये सब। दूसरा हो गया cancers, ठीक है, cancers हो गया। उसके बाद हो गया PM, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। इन सब के लिए हिडन पोर्शन है, बर्डन है, ठीक है। और चौथा हो गया तुम्हारा TB, HIV, ये सारी चीज़ों के लिए तो है ही, मलेरिया। ऑलराइट, सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो। आपको पता होना चाहिए आइसबर्ग फिनोमिनन क्या है, लेबलिंग आनी चाहिए, कौन सी डिजीजेस फॉलो करती हैं, कौन सी डिजीजेस नहीं करती हैं। चलो अब आ जाओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल में फॉर योर रैपिड रिविजन जो हमारे पाक टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। अभी बस वो आइसबर्ग का इमेज को दिमाग में याद करो और सोचो डायग्नोस्टिक टेस्ट कहाँ लगाया गया था। डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाई गई थी टिप पे, ठीक है, जहाँ पे बंदा साइंस एंड सिम्टम्स, पर्सन साइंस एंड सिम्टम्स लेके आ रहा है, ठीक है। और स्क्रीनिंग टेस्ट कहाँ लगाते हैं? हिडन पोर्शन में, जहाँ पे पर्सन के पास अभी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, वो अपीयर कर रहा है हेल्दी। तो क्वेश्चन आता है डिफरेंस क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट में, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट किस पे की जाती है? नंबर 1 स्क्रीनिंग टेस्ट की जाती है ऑन एपरेंटली हेल्दी। अभी हमने कर लिया इसको डिस्कस, जिनमें एपरेंटली हेल्दी मतलब मैं फिर से कह रही हूँ नो साइंस एंड सिम्टम्स। अभी नो साइंस एंड सिम्टम्स, अभी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आए हैं बट पैथोजेनेसिस शुरू हो गई है, ठीक है, अर्ली पैथोजेनेसिस फेज में, ठीक है, अर्ली पैथोजेनेसिस। डायग्नोस्टिक टेस्ट किस में करते हो? जो सिक हैं, ठीक है, जो लेट पैथोजन में साइंस एंड सिम्टम्स आ चुके हैं, ठीक है, साइंस सिम्टम्स प्रेजेंट, ओके, साइंस एंड सिम्टम्स हैं इनमें, ऑलराइट, सिम्टम्स प्रेजेंट, ओके। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अप्लाइड ऑन ग्रुप्स। यस, स्क्रीनिंग टेस्ट हमेशा वो तो उनके लिए तो वो हेल्दी है ना, वो खुद के लिए तो हेल्दी है, वो हेल्दी अपीयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर के पास तो जाएगा नहीं। तो हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, गवर्नमेंट्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कैंप लगा दिया, तो कैंप में कौन आता है? ग्रुप्स आता है, ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट इज अप्लाइड ऑन ग्रुप। बट डायग्नोस्टिक टेस्ट किस में लगता है? इंडिविजुअल पेशेंट्स पे लगता है, ठीक है, जो साइंस एंड सिम्टम्स लेके आएंगे मेरे पास, मेरे चेम्बर में पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया लेके आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन जिसमें हो सकती है ना गाइज, वो है पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। देखो पॉइंट नंबर 3 पढ़ो बड़े आराम से। टेस्ट रिजल्ट्स आर आर्बिट्री एंड फाइनल, बट डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या लिखा है? डायग्नोसिस इज नॉट फाइनल बट मॉडिफाइड इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस, सम ऑफ ऑल एविडेंस। चलो 4th भी पढ़ेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन वन क्राइटेरियन और कट ऑफ पॉइंट, बट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज बेस्ड ऑन एवेलुएशन ऑफ अ नंबर ऑफ सिम्टम, साइंस एंड लैब फाइंडिंग्स। कहने का अर्थ क्या है? देखो जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हैं, मैंने बोला दैट टेस्ट रिजल्ट्स आर आर्बिट्री एंड फाइनल, मतलब अगर मुझे मान लो हाइपरटेंशन की बात करनी है, कट ऑफ की बात करनी है, मैं कट ऑफ 120/80 रख सकती हूँ, 140/90 रख सकती हूँ, बट एक बार जो कट ऑफ रख दिया हमने, वो चाहे मैं टेस्ट 10 लोगों पे लगाऊं या चाहे मैं स्क्रीनिंग टेस्ट 1000 लोगों पे लगाऊं, वो कट ऑफ फाइनल रहेगा, ठीक है, वो मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, 120/80 एंड वो फाइनल है। जो भी मोर देन 120/80 आएगा गाइस, वो स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव है। जो भी मोर लेस देन 120/80 आएगा गाइस, वो क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव है। ये नहीं बदलेगा। इट्स बेस्ड ऑन वन क्राइटेरियन कट ऑफ पॉइंट,
ठीक है, एंड इट इज़ फाइनल। अब वो चाहे 10 लोगों में लगे चाहे 100 लोगों में लगे, बट डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है ना, चाहे मेरा MRI बोल रहा है कि अरे इसको तो ब्रेस्ट कैंसर है इस फीमेल को, फिर भी क्लिनिशियन, क्योंकि तब तक उस बंदी में, उस पर्सन में साइंस एंड सिम्टम्स है उस इंडिविजुअल में, तो क्लिनिशियन क्या करेगा, ही विल डेफिनेटली सी द डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट। वो डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट देखेंगे, प्लस वो साथ साथ उस पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स को भी एवेलुएट करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि वो साइंस एंड सिम्टम्स को इग्नोर नहीं कर सकते गाइस, ओके, वो साइंस एंड सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करेंगे, वो साइंस एंड सिम्टम्स को डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। समझ में आया? सो डायग्नोसिस इज नॉट फाइनल बट मॉडिफाइड इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस, ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ अ नंबर ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स एंड लैब फाइंडिंग। क्वेश्चन में तुम्हारा गड़बड़ कहाँ होगा, तुम देखोगे वर्ड फाइनल और तुम्हें लगेगा ये है डायग्नोस्टिक टेस्ट, नहीं, स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट फाइनल है। अगर मैं 120/80 ऊपर आया हूं तो मैं स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव हूँ, बट डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहे जो भी दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि साइंस एंड सिम्टम्स है, क्लिनिशियन उसको रिव्यू जरूर करेंगे, ठीक है। चलो, स्क्रीनिंग टेस्ट ऑब्वियसली इज लेस एक्यूरेट क्योंकि वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, इट्स नॉट क्लोज टू द डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब वो डायग्नोस्टिक टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड तो है नहीं, बट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट इज लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि ये ग्रुप्स पे लगता है ना, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट ग्रुप्स पे लग रहा है तो महंगा स्क्रीनिंग टेस्ट में नहीं रख सकते, इट हैज टू बी लेस एक्सपेंसिव। डायग्नोस्टिक टेस्ट इंडिविजुअल्स पे रख रहा है जिन पे साइंस एंड सिम्टम्स है तो वो मोर एक्सपेंसिव है। कैन स्क्रीनिंग टेस्ट बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर ट्रीटमेंट? नो, आइडियली नॉट अ बेसिस फॉर ट्रीटमेंट, बट कुछ डिजीजेज हैं, जैसे एक एक्सेप्शन बताती हूँ, टीबी की बात करो। अब कम्युनिटी में अगर टीबी के लिए स्क्रीन करना है, हम लोग क्या करेंगे, स्प्यूटम AFB करेंगे, और अगर किसी भी इंडिविजुअल का स्प्यूटम AFB पॉजिटिव है उसको ट्रीटमेंट पे भी आप डाल सकते हो, ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट ही डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह भी यूज हो रही है, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे RBS, रैंडम ब्लड शुगर फॉर डायबिटीज, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं शुरू होगी, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट का रिजल्ट आएगा, अगर पॉजिटिव है, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए बेस हो सकता है, ठीक है। नाउ स्क्रीनिंग टेस्ट का इनिशिएटिव कौन लेके आएगा? इनिशिएटिव कम्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी प्रोवाइडिंग केयर। डायग्नोस्टिक टेस्ट की इनिशिएटिव पेशेंट विद कंप्लेन लेके आता है, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट यूजुअली कौन लॉन्च करता है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, या लॉन्च करता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और इसका रिक्वेस्ट आता है इन्वेस्टिगेटर से, और राइट, जो भी केयर दे रहा है, बट जैसे कैंप लगा दिया, ओके, लाइक वीव ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप, ठीक है, बट डायग्नोस्टिक टेस्ट पेशेंट खुद आता है डॉक्टर के पास OPD में अपना साइंस एंड सिम्टम्स लेकर, ठीक है। इस टेबल को जरूर देखना है, डिफरेंस बिटवीन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब देखो क्वेश्चन देखो, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट एज कंपेयर्ड टू स्क्रीनिंग टेस्ट, टेस्ट रिजल्ट्स आर आर्बिट्री एंड फाइनल। आर्बिट्री एंड फाइनल वाज फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, 120/80 से ऊपर आ रहा है तो स्क्रीनिंग टेस्ट फाइनल है, ठीक है, वो टेस्ट रिजल्ट फाइनल है। बेस्ड ऑन वन क्राइटेरियन कट ऑफ पॉइंट, यस, जो क्राइटेरिया या कट ऑफ शुरू में फिक्स है वही एंड तक भी रहता है। इट्स लेस एक्यूरेट, यस, दिस इज ऑल्सो स्क्रीनिंग टेस्ट, बट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज ऑलवेज डन ऑन दोज विद इंडिकेशंस और सिक, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर मेन वीडियोज में देखा होगा, एक बहुत ज़रूरी टर्म है गाइस जिसको बोलते हैं लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है? लीड मतलब क्या होता है? अर्ली, ठीक है, लीड कर रहा है, कोई आगे आगे चल रहा है, लीडिंग द वे, ओके। सो नाउ एक बात बताओ, ये स्क्रीनिंग टेस्ट का ज़रूरत क्या है? जब साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आए हैं तो क्या ज़रूरत है आइडेंटिफाई करने के लिए? पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स आने दो, वो आएगा OPD में तुम्हारे पास, फिर इलाज कर दो। तो पर हम क्यों आइडेंटिफाई करना चाहते हैं एक डिजीज़ को उसके साइंस एंड सिम्टम्स आने से पहले? अब जैसे बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर इज अ प्रिवेंटेबल कैंसर गाइस, नो वुमेन शुड डाई, कोई औरत मरनी नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि बिफोर साइंस एंड सिम्टम्स आने के पहले हम सर्वाइकल कैंसर को पता करने का कोशिश करते हैं। वंस एवरी वुमन इज सेक्सुअली एक्टिव, उसको अपना पैप्समियर कराते रहना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, इससे अगर उसकी बॉडी में सर्वाइकल कैंसर की चेंजेस शुरू हो गई हैं तो वो हम उसको पहले या दूसरे स्टेज में पकड़ लेंगे और उसको टाइमली ट्रीटमेंट देके क्या करेंगे, उसके लाइफ को प्रोलॉन्ग करेंगे, ठीक है। वी विल प्रोलॉन्ग द सर्वाइवल, ठीक है, वी विल क्योर द डिजीज, वी विल प्रोलॉन्ग द सर्वाइवल, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट का फायदा। इससे क्या होगा, अगर मान लो मैं उसको पहले नहीं आइडेंटिफाई करते तो वो और बर्डन कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्पेंडिंग गवर्नमेंट की भी होती है, ठीक है। डिजीज़ का बर्डन अगर बढ़ेगा तो हेल्थ सेक्टर पे असर पड़ेगा, ठीक है। पर अगर हम उसको जल्दी डिटेक्ट कर रहे हैं,
हैं सो प्रोलॉन्ग सर्वाइवल क्योर्स द डिजीज, इससे हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इससे हम लोग डिजीज को कंट्रोल कर रहे हैं, या इसको एक और चीज बोलते हैं हेल्थ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लीड टाइम। ये वाला इमेज है लीड टाइम का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि इसको लेबल करो, ठीक है। इसकी लेबलिंग आती है, ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है। तो ए तो क्या हुआ है कि डिजीज ऑनसेट, डिजीज ऑनसेट मतलब कभी भी याद रखना, डिजीज ऑनसेट मतलब एजेंट हैज एंटर्ड, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे हमारी बॉडी में एजेंट एंटर करता है, क्या तुरंत साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं कि अभी एजेंट आया तुरंत साइंस एंड सिम्टम्स आ गए? नहीं, तुरंत नहीं आते, कुछ समय होता है साइंस एंड सिम्टम्स आने का भी, ठीक है। तो यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस होता है जब बंदे को साइंस एंड सिम्टम्स आ जाए, तो वो क्या होता है, वो उस पीरियड को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। बट यहाँ पे सवाल वो नहीं है, यहाँ पे सवाल है कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स आने से पहले भी हम डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ, कैसे? देखो, ये है पॉइंट बी, ओके। ये वाला बी क्या होता है, फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, ओके। व्हाट इज दिस? फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट में लिखेंगे सब कि यहाँ पे कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देयर आर नो साइंस एंड सिम्टम्स, इट्स द फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट। एक्स क्या है गाइस? एक्स होता है तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है। एक्स होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। अभी इसका अर्थ हम लोग फिर से देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। और वाई क्या होता है? वाई होता है यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है। वाई होता है यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस। यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस होता है, यूजुअल टाइम डायग्नोसिस का क्या होगा, खुद से सोचो, साइंस एंड सिम्टम्स प्रेजेंट, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। यूजुअल टाइम डायग्नोसिस का यही होता है जब हमारे बॉडी में साइंस एंड सिम्टम्स है, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया लेके, ठीक है। तो आइडियली जब एक बंदा को साइंस एंड सिम्टम्स आता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो अब क्या होगा, नहीं, अब कहानी कैसे चलेगी कि इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अ टेस्ट एट पॉइंट y, ठीक है, y में क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स प्रेजेंट, ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स है, ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स प्रेजेंट है। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अ टेस्ट एट पॉइंट y, जहाँ पे साइंस एंड सिम्टम्स है, अगर हम टेस्ट को लगाते हैं पॉइंट b में, ठीक है, पॉइंट बी में क्या है एवरीबॉडी, पॉइंट बी में कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, नो साइंस एंड सिम्टम्स। तो अगर मैंने जांच वाई की जगह बी में लगा दी जहां पे कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, मैं अर्ली हूं, मैंने डिजीज को कितने समय पहले पकड़ लिया, कितने इंटरवल पहले, मैंने डिजीज को B2Y, इस इंटरवल मतलब इस इंटरवल पे पहले पकड़ लिया, ये होता है लीड टाइम, B2Y, ठीक है। मैं आई एम अर्ली इन द डिटेक्शन ऑफ द डिजीज बाय दिस टाइम इंटरवल, मैंने डिजीज को B2Y इतने समय पहले पकड़ लिया, इसको लीड टाइम बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लीड टाइम? टाइम बिटवीन फर्स्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिटेक्शन जहाँ पे साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है वर्स एंड यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस। यूजुअल होता है जहाँ साइंस एंड सिम्टम्स है। एक और टाइम होता है गाइस स्क्रीनिंग टेस्ट, B2X, ओके। X होता है क्रिटिकल, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों लगा रहे हो, ताकि इंसान को जल्दी डायग्नोस कर सके, उसको टाइमली ट्रीटमेंट दे सके, उसको क्योर कर सके, उसका सर्वाइवल बढ़ा सके। तो अगर हमको स्क्रीनिंग टेस्ट का एडवांटेज उठाना है, यील्ड ऑफ केसेस बढ़ाना है, हमको स्क्रीनिंग टेस्ट एट पॉइंट X लगा देना चाहिए, ठीक है। और इसी B2X को बोलते हैं स्क्रीनिंग टाइम, ठीक है। अब इसके बेसिस में देखो, HYP हाई यील्ड पॉइंट, सम वन लाइनर्स, टाइम गेन्ड बाय अर्ली डिटेक्शन ऑफ अ डिजीज, जो टाइम हमें मिल रहा है बाय डिटेक्टिंग, जस्ट लाइक वी आर अर्ली इन द डिटेक्शन ऑफ द डिजीज, जो टाइम पीरियड हमें गेन हो रहा है क्योंकि हमने डिजीज को पहले पता कर लिया जब अभी बंदे में साइन एंड सिम्टम नहीं था, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीड टाइम, ठीक है। ये कोई भी आ सकता है, दीज आर ऑल MCQ पॉइंटर्स। टाइम डिफरेंस बिटवीन अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस एंड द क्रिटिकल पॉइंट। अब हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना कि इसको मैं लीड टाइम लिख दूं, नहीं, ये है स्क्रीनिंग टाइम, अर्लीस्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस एंड क्रिटिकल पॉइंट, ये स्क्रीनिंग टाइम। एडवांटेज अगर स्क्रीनिंग टेस्ट का उठाना है तो कम से कम क्रिटिकल पॉइंट तक जांच लगना नहीं चाहिए। द टाइम डिफरेंस बिटवीन अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस एंड यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस होता है जब साइंस एंड सिम्टम्स है तो, और अर्लीस्ट जब नहीं है, इसको बोलते हैं lead time. Be very careful, okay? So that is what is lead time. It can come. Okay, another topic which can come as an MCQ based question for all of you is कि वो कौन सी diseases है जिसके लिए मैं screening test करूँ। खुद सोचो, कौन सी diseases है जिसके लिए screening test लगाना चाहिए। क्या एक disease जैसे rabies, क्या उसके लिए screening test लगानी चाहिए? rabies की case fatality rate 100% है। अगर किसी भी बंदे में rabies वायरस उसके central nervous system तक पहुँच गया, वो नहीं बच सकता। जब हम vaccination की भी बात करते हैं, that vaccination is for it's a form of prophylaxis, ठीक है, आफ्टर डॉग बाइट, ओके, जब रिस्क फैक्टर आ
चुका है, ठीक है, अभी वायरस ब्रेन तक नहीं आया, बट सो इट्स प्राइमरी लेवल या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। सो वो कौन सी डिजीजेस हैं जिनके लिए हम स्क्रीनिंग, पहला तो बात ये होना चाहिए कि डिजीज क्या होनी चाहिए, नंबर 1 सबसे पहला कंडीशन, इट शुड बी एन इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम मतलब कुछ वो डिजीज शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ बर्डन, उसको कुछ बर्डन कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है, उसका बर्डन होना चाहिए, बर्डन भार होना चाहिए उस डिजीज का। बर्डन कैसे पता करते हैं, बर्डन हम पता करते हैं बाय प्रेवलेंस, कैलकुलेटिंग द प्रेवलेंस, कितने टोटल एग्जिस्टिंग केसेस हैं, एग्जिस्टिंग में आ गया न्यू प्लस ओल्ड, ठीक है, कितने टोटल एग्जिस्टिंग केसेस हैं, तो बर्डन पता करना चाहिए, वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बर्डन कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो पर्टिकुलर डिजीज। जैसे अब मैं बात करूं सीवीडी की, ठीक है, सीवीडी इज कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम बर्डन, डाली कंट्रीब्यूट कर रहा है सबसे ज्यादा इन डिजीजेस का बर्डन है, तो इनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। देयर शुड बी अ रिकॉग्नाइजेबल लेटेंट, ओके, लेटेंट और एसिम्प्टोमेटिक पीरियड, तभी तो स्क्रीनिंग टेस्ट कब लग रहा है, जब बंदे को साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, तो एक एसिम्प्टोमेटिक पीरियड भी तो होना चाहिए ना, ये नहीं हुआ कि आज एजेंट आया और अभी 1 सेकंड बाद डिजीज आ जाए, तब थोड़ी स्क्रीनिंग टेस्ट लग पाएगा, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज शुड बी वेल अंडरस्टूड इंक्लूडिंग डेवलपमेंट फ्रॉम लेटेंट टू डिक्लेयर्ड डिजीज। नाउ रिमेंबर नेचुरल हिस्ट्री क्या था, नेचुरल हिस्ट्री था कि डिजीज कैसे इवॉल्व कर रहा है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, विदाउट एन इंटरवेंशन, ठीक है। अगर हम वैक्सीनेट नहीं करते हैं बच्चों को मीजल्स वैक्सीन से, मीजल्स के लिए, तो कैसे एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म मीजल्स के वायरस से, कैसे मीजल्स होने तक की वो पूरी प्रतिक्रिया, तो नेचुरल हिस्ट्री हमें समझ में होना चाहिए किसी भी एक डिजीज का, ताकि मुझे पता हो कि स्क्रीनिंग टेस्ट कहाँ पे लगाना है, ठीक है। देन देयर इज अ टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज प्रायर टू द ऑनसेट, कोई एक टेस्ट होनी चाहिए, जैसे आरबीएस हम लगा सकते हैं फॉर डायबिटीज साइंस एंड सिम्टम्स आने से पहले, ठीक है। देन फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल टू कंफर्म द डायग्नोसिस। अब एक बार अगर मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट लग गया तो मेरे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होना चाहिए ना, कि हाँ भैया उसको ये डिजीज है, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। देयर शुड बी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ओके, इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। अब ये नहीं हो कि अगर मैंने बता दिया कि हेलो आपको डिजीज हो रहा है और फिर मैं उसको कोई इलाज ही नहीं दूँ, तो क्या फ़ायदा हुआ, वो तो अननेसेसरी उसको प्रेशराइज कर देगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एक एसिम्प्टोमेटिक पीरियड होना चाहिए, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होना चाहिए और फिर एक ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। एविडेंस विच शोज दैट अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट रिड्यूसेस मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, कुछ स्टडीज होनी चाहिए जो ये दिखाए कि ठीक है अगर इस डिजीज को पहले पता कर लिया जाए, ठीक है, बिफोर द साइंस एंड सिम्टम्स, तो ओवरऑल इस डिजीज की वजह से मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, एग्जाम्पल नंबर ऑफ लाइफ सेव्ड बाय अर्ली डिटेक्शन एक्सीड्स द रिस्क एंड द कॉस्ट, ओके। सो ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए किसी भी डिजीज के लिए। जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट लॉन्च करने का सोचते हैं तो ये सारे पॉइंट्स फुलफिल होने चाहिए। क्वेश्चन देखो, स्क्रीनिंग फॉर कंडीशन recommended when low case fatality rate, diagnostic tools not available, no effective treatment possible, early diagnosis and can change disease course because of effective treatment। अब low case fatality, अगर low case fatality बहुत low है 1-2%, तो क्यों करना है स्क्रीनिंग टेस्ट, ओके। वो एक तो वो ग्रुप्स में हो रहा है, although it's less expensive compared to diagnostic test, बट उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि केस फैटेलिटी ज़्यादा है ही नहीं। आइदर केस फैटेलिटी शुड नॉट बी टू लो, नॉट बी टू लो, ठीक है, और नॉट बी टू हाई, ठीक है, और नॉट बी टू हाई। ऐसा ना हो कि केस फैटेलिटी बहुत ज़्यादा और ऐसा भी ना हो कि केस फैटेलिटी बहुत कम है, ठीक है। डायग्नोस्टिक टूल्स आर अवेलेबल, हाँ, एक बार जब स्क्रीनिंग टेस्ट हमने लगा दी तो फिर उसको डायग्नोसिस करने के लिए भी हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। डायग्नोस्टिक टूल्स यहाँ पे लिखा है नॉट अवेलेबल, होनी चाहिए। नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट ही नहीं दोगे स्क्रीन करने के बाद, जब लोगों को पता चल जाएगी शायद मुझ में डिजीज हो रहा है, तो फायदा क्या है। नेक्स्ट, अर्ली डायग्नोसिस कैन चेंज डिजीज कोर्स बिकॉज ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट लाएंगे तो जल्दी पता करने से फायदा हो जाएगा, क्योंकि टाइमली ट्रीटमेंट होकर बंदा क्योर हो जाएगा। गॉट इट, ओके। अनदर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं गाइस। सबसे पहले होता है स्क्रीनिंग फॉर ऑफ होल और लार्ज पॉपुलेशन, मास स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग ऑफ होल और लार्ज पॉपुलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ हाई रिस्क। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ हाई रिस्क, उस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं सबको उस डिजीज़ के लिए स्क्रीन कर लो। मास स्क्रीनिंग तभी की जाती है आइडियली जब डिजीज़ की प्रेवलेंस ज़्यादा हो, तभी सबको स्क्रीन करने का फ़ायदा है। अदरवाइज गाइस जो मास स्क्रीनिंग है ना वो लीस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि उसमें अगर तुमने सब में कर दी, लाइक तुमने सारे लोग जो 30 ईयर्स से अबव है सबको आरबीएस के लिए स्क्रीन कर दिया, डायबिटीज़ के लिए आरबीएस कर दी। अब क्या 30 ईयर्स
में ज़्यादा चांस है डायबिटीज़ होने का? नहीं, 60 ईयर्स में ज़्यादा चांस। तो मैं उन लोगों को जिनको वाकई में डिजीज़ हो रहा है वो निकाल नहीं पाऊंगी, ठीक है। इसीलिए मास स्क्रीनिंग इज़ द लीस्ट एफिशिएंट स्क्रीनिंग। लाइक स्क्रीनिंग फॉर टीबी यूजिंग चेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग, ठीक है। अब चेस्ट एक्सरे से मैं टीबी के लिए सबको एक कम्युनिटी में जाके स्क्रीन कर दूँ, ये मास स्क्रीनिंग। बट वही अगर मैं सिर्फ चेस्ट एक्सरे से या स्प्यूटम से उन्हीं लोगों को स्क्रीन कर रही हूँ जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में रहते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि उनमें चांस ऑफ टीबी होने का मतलब टीबी होने का चांस उनमें ज़्यादा होगा, तो मेरा यील्ड ऑफ केसेस बढ़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग। यू आर गोइंग टू स्क्रीन, इंडिविजुअल्स आर स्क्रीन बेस्ड ऑन हाई रिस्क। हाई रिस्क स्क्रीनिंग और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग को बोलते हैं मोस्ट एफिशिएंट स्क्रीनिंग, ठीक है। दिस इज नोन एज मोस्ट एफिशिएंट स्क्रीनिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यील्ड ऑफ केसेस इज मोर, ठीक है। यील्ड ऑफ केसेस इज मोर। जिनको वाकई में डिजीज हो रहा है उनको पता करना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है, इन हाई रिस्क स्क्रीनिंग और सिलेक्टिव स्क्रीनिंग। इन मास स्क्रीनिंग प्रॉब्लम क्या होता है गाइज? यील्ड ऑफ केसेस। अभी थोड़ी देरी में देखोगे यील्ड क्या है। यील्ड ऑफ केसेस इज लेस, ओके, क्योंकि उस पर्टिकुलर सब में और डिजीज होने की चांस कम हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। लाइक मैमोग्राफी डन इन वुमेन विथ हिस्ट्री। नाउ इनमें हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर का, तो इन वुमेन में ज़्यादा चांस है ब्रेस्ट कैंसर होने का, तो मैं लोगों को निकाल पाऊंगी जिनमें वाकई में डिजीज हो रहा है, ठीक है। तीसरा एक होता है मल्टी फेस स्क्रीनिंग। एप्लीकेशन ऑफ 2 और मोर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड कॉम्बिनेशन with a large number of people at one time, guys, इसमें सब लिखो to detect a single disease, ठीक है। मल्टी फेस का मतलब होता है कि किसी भी एक डिजीज के लिए अलग अलग टेस्ट्स ना अप्लाई करके हम एक ही साथ उस डिजीज के लिए जांचें लगाते हैं। जैसे सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं। अब सर्वाइकल कैंसर के लिए मैंने कैंप ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। अब इसी कैंप में मैं क्या कराऊंगी? इसी कैंप में मैं क्वेश्चनेयर भी भराऊंगी, इसी कैंप में मैं VIA भी कर लूंगी और इसी कैंप में मैं पैप्समियर भी कर लूंगी। तो एक ही डिजीज के लिए जो कि है सर्वाइकल कैंसर, मैंने 3 जांचें लगा दी, ठीक है, रादर देन कि मैं एक जांच अलग लगाऊं फिर लगाऊं, ठीक है। सो हमने क्या किया? लार्ज नंबर ऑफ पीपल में एक ही समय 2 या 2 से ज़्यादा जांचें लगा दी फॉर वन डिजीज। दिस इज मल्टी फेस। मल्टी फेस स्क्रीनिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये कॉस्टली हो जाता है, और दूसरी एक बात ये हो जाता है कि हो सकता है जो मैं जांचें लगा रही हूँ, जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए जितनी भी जांचें लगाऊँ या ब्रेस्ट कैंसर के लिए, हो सकता है उनमें से कोई टेस्ट वैलिडेट ना हो, ठीक है। टेस्ट्स माइट नॉट बी वैलिडेटेड, क्योंकि हम बहुत सारी जांचें एक ही डिजीज के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। सो कुछ टेस्ट उनमें से ऐसी हो सकती हैं जो वैलिडेट ना की गई हो, ठीक है। टेस्ट्स माइट नॉट बी वैलिडेटेड, ओके, टेस्ट्स माइट नॉट बी वैलिडेटेड। प्रॉब्लम ये आ सकता है, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अब चौथा है मल्टीपर्पस। देखो नाम में ही सब कुछ रखा है, मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस मतलब एक से ज़्यादा फायदा होना चाहिए, मल्टीपर्पस, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्क्रीनिंग ऑफ अ पॉपुलेशन बाय मोर देन वन टेस्ट डन साइमल्टेनियसली टू डिटेक्ट मोर देन वन डिजीज। मल्टीपर्पस यहाँ क्या है? मेरा पर्पस क्या फुलफिल हो रहा है कि मैं एक से ज़्यादा डिजीज पता कर पा रही हूँ, ठीक है। दैट इज मल्टीपर्पस, ओके। स्क्रीनिंग टेस्ट लगा के, ठीक है, एक टेस्ट से ज़्यादा लगा के मैं एक से ज़्यादा डिजीज पता कर पा रही हूँ, जैसे जिसको मल्टीपर्पस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशंस, antenatal investigations, okay, in a pregnant female. Antenatal investigations in which female? In a pregnant female. अब pregnant female में मैं बहुत सारी antenatal investigations कर सकती हूँ एक से ज़्यादा डिजीज़ के लिए। हीमोग्लोबिन अनीमिया के लिए RH स्टेटस कर सकती हूँ, यूरिन RM कर सकती हूँ, HIV कर सकती हूँ, ठीक है, HIV की जांच कर सकते हैं, VDRL फॉर सिफिलिस कर सकते हैं, HPS AG कर सकते हैं। तो समझ रहे हो, मतलब एक से ज़्यादा डिजीज़ को पता मैं कर पा रही हूँ इन मल्टीपर्पस स्क्रीनिंग। मल्टी फेज में एक ही डिजीज़ के लिए 2 या उससे ज़्यादा टेस्ट लगा रहे हैं। मल्टीपर्पस एक डिजीज़ नहीं, एक से ज़्यादा डिजीजेस के लिए हम जांचें लगा रहे हैं, ठीक है। और 5वां होता है केस फाइंडिंग और अपॉर्चुनिस्टिक। इसका मतलब होता है फॉर्म ऑफ स्क्रीनिंग रिस्ट्रिक्टेड टू पेशेंट्स हु कंसल्ट अ हेल्थ प्रैक्टिशनर फॉर सम अदर पर्पस। जैसे मेरे पास वो किसी और जांच के लिए आया, जैसे कैंसर के लिए आया, बट मैं वो अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके, मुझे पता है कि आजकल हाइपरटेंशन, कैंसर, डायबिटीज़, इन सब का बर्डन बहुत है, तो मैं वो उस मौके का फ़ायदा उठा रही हूँ, उसको सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, उसके लिए उसको ये सब भी जांचें कर दे रही हूँ, ठीक है। सो प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकग्नाइज्ड
रिकॉग्नाइज्ड डिजीज विच डज नॉट अराइज फ्रॉम अ पेशेंट्स रिक्वेस्ट। पेशेंट उस चीज के लिए नहीं आया था, मैंने उस मौके का फायदा उठाया और मैं उसको उस डिजीज के लिए भी पता कर रही हूँ। दैट इज केस फाइंडिंग और अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखो। रैंडम ब्लड शुगर फॉर पीपल रिसाइडिंग इन एन अर्बन स्लम। अर्बन स्लम में मैं आरबीएस कर रही हूँ, ठीक है, तो ये किस तरीके का स्क्रीनिंग है गाइज? रैंडम ब्लड शुगर सबको कर रही हूँ, मास स्क्रीनिंग। देखो मान लो ये एक पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन में मैं जितने लोग मोर देन 30 ईयर्स हैं इनका आरबीएस कर रही हूँ, और इस पॉपुलेशन में जितने मोर देन 65 ईयर्स हैं इनका आरबीएस कर रही हूँ। कौन सा बेहतर है? नाउ मोर देन 30 ईयर्स में क्या होगा? उस ग्रुप में प्रेवलेंस कम होगा, ठीक है। तो मैं आई विल नॉट बी एबल टू फिल्टर आउट पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, मतलब जिनको डिजीज हो रहा है उनको निकाल पाना मुश्किल होगा। बट मोर देन 65 ईयर्स में ब्लड शुगर होने के चांस ज़्यादा होते, तो मैं यील्ड ऑफ केसेस बढ़ जाएगा, उनको ज़्यादा फिल्टर कर पाऊंगी, ठीक है। बट अगर मैंने अर्बन स्लम जहाँ पे यंग पीपल भी ओल्ड पीपल भी है सब में लगा दिया, इट बिकम्स अ मास स्क्रीनिंग, लेस एफिशिएंट हो जाएगा। बट अगर वही सीवीडी को मैं एल्डरली में कर दूँ, हाई रिस्क स्क्रीनिंग, क्योंकि उनमें सीवीडी होने का चांस ज़्यादा है। सो आई विल बी एबल टू फिल्टर आउट पीपल जिनको सीवीडी हो रहा है, ठीक है। स्क्रीनिंग फॉर टीबी इन रीसेटलमेंट कॉलोनी। नाउ टीबी इज एंडेमिक इन इंडिया, और टीबी किनका डिजीज है? लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का, ठीक है। टीबी किसका डिजीज है? लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। रीसेटलमेंट कॉलोनी का मतलब ही है अर्बन स्लम, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ज़्यादा चांस है वो डिजीज केसेस को फिल्टर आउट करने का जिनको वाकई में टीबी हो रहा है, तो ये हो गया हाई रिस्क। स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर, यील्ड बढ़ जाएगा। सर्वाइकल कैंसर इन लोअर सोशो इकोनॉमिक, अगेन हाई रिस्क। लोअर सोशो इकोनॉमिक में सर्वाइकल कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। एनुअल हेल्थ चेकअप, अब एनुअल हेल्थ चेकअप में मैं एक से ज़्यादा डिजीज भी पता कर सकती हूँ, मल्टीपर्पस, ठीक है, ऑलराइट। बट अगर क्वेश्चन में आ गया एनुअल हेल्थ चेकअप किसी एक डिजीज के लिए कर रहे हैं, वो मल्टी फेज हो जाएगा। हेल्थ कैंप डेफिनेटली मल्टी फेज, एक ही डिजीज का मैंने कैंप लगाया और मैं उसके लिए बहुत सारी जांचें कर रही हूँ, बट क्वेश्चन आ गया हेल्थ कैंप फॉर 2 और मोर डिजीजेस, तब फिर वो मल्टीपर्पस हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल। स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स, अगेन ये हो गया मेरा मल्टी पर्पस स्क्रीनिंग, एक से ज़्यादा डिजीजेस के बारे में हम लोग पता करेंगे, ठीक है, ओके। दो और तरीके की स्क्रीनिंग होती है गाइस, कैटेगरी, एक होती है प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग और एक होती है प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग। पहले लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग इज डन फॉर वंस ओन बेनिफिट, प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग की जाती है फॉर अदर्स बेनिफिट। अभी मैं लिख रही हूँ फिर समझाऊंगी, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग का पर्पस क्या है? केस डिटेक्शन, मतलब अर्ली डायग्नोसिस करके टाइमली ट्रीटमेंट करना, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस करके टाइमली ट्रीटमेंट करना, ओके, दैट इज व्हाट इज योर दिस थिंग। बट प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग का पर्पस क्या है? पर्सपेक्टिव स्क्रीनिंग का पर्पस है दूसरों की बेनिफिट के लिए। जैसे कोई आ रहा है एक ट्रैवलर, ठीक है, जब कोविड आया था तो हम लोग हर एक पर्सन जो ट्रैवल की हिस्ट्री लेके आ रहा था उसको एयरपोर्ट पे स्क्रीन करते थे। क्यों करते थे? हाँ, अगर उसको कोविड है उसको पता चल जाएगा, बट वो एक रिस्क फैक्टर था उस कंट्री के लिए जहां वो आ रहा था, है ना। तो इसका मेन पर्पस क्या था? उसको स्क्रीन करने के लिए, ताकि कोविड दूसरी कंट्री में ना आए या बढ़े ना। तो उसका मतलब क्या है? उसका पर्पस क्या था? डिजीज कंट्रोल, ठीक है। और प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग क्या लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? इट्स अ मोडालिटी टू मेक एन अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। मैं अब लाइक किसी बच्चे को न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए स्क्रीन करना, वो तो बच्चे के बेनिफिट के लिए ही है, उससे किसी और को तो फायदा नहीं होगा। अर्ली डायग्नोसिस होकर उसको ट्रीटमेंट मिलेगी, एंड न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, सो दिस इज टू मेक एन अर्ली डायग्नोसिस। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। दिस प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? अर्ली डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। बट प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग क्या है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जैसे मैंने क्या बोला,
ट्रैवलर हिस्ट्री लेके कोई आ रहा है, ठीक है, और तो उसको हम लोग स्क्रीन करेंगे, क्यों? क्योंकि वो रिस्क फैक्टर है जहाँ पे वो जा रहा है। सो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देखो अभी बहुत एग्जांपल्स हैं, जैसे स्क्रीनिंग नियोनेट फॉर नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इससे नियोनेट का बेनिफिट होगा या किसी और का बेनिफिट होगा? नियोनेट का बेनिफिट होगा। सो दिस इज व्हाट इट्स लाइक प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्राइब, ओके, इट्स फॉर हिज ओन बेनिफिट, प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग, ठीक है। उसको पता चल जाएगा बच्चे को की जांच हो जाएगी समय से, वो मेंटली रिटार्ड होने से बच जाएगा। डेफनेस इन चिल्ड्रन, अगेन ये तो बच्चे के ही फायदे के लिए, किसी और के फायदे के लिए तो है नहीं, प्रिस्क्रिप्टिव। ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग फॉर डायबिटीज मेलाइटस, किसी के भी ब्लड ग्लूकोज को टेस्ट, डायबिटीज मेलाइटस में किसी के भी ब्लड ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए, उसके फायदे के लिए, उसको पता चलेगा कि उसको डायबिटीज है, किसी और को तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो प्रिस्क्रिप्टिव, ये भी प्रिस्क्रिप्टिव है। पैप्स में या सर्वाइकल कैंसर, अब सर्वाइकल कैंसर में जब पैप्स में करेंगे तो उस वुमन को फायदा होगा, उसको पता चलेगा कि अरे उसको तो सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो रहा है, स्टेज 1-2 में अगर पता चल गया कि इसको सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, समय से इसको इलाज मिल जाएगा और वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो अगेन इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमन, प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग। विजुअल एक्टिविटी फॉर रिफ्रैक्टरी एरर्स, अगेन ये क्या हो गया मेरा? प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग। बट देखो स्क्रीनिंग ऑफ इमिग्रेंट्स फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक टीबी एंड कोविड ना, जब हम इमिग्रेंट्स को स्क्रीन करेंगे फॉर टीबी एंड कोविड, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ होम? इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। ये है प्रोस्पेक्टिव। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये कोविड जो ट्रैवलर आ रहा है उसको हम कोविड के लिए स्क्रीन कर रहे हैं, ये रिस्क फैक्टर है फॉर द कंट्री, ठीक है, रिस्क फैक्टर फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर कंट्री वेयर ही इज गोइंग, ठीक है, वेयर ही इज गोइंग, ठीक है, वेयर ही इज विजिटिंग, वो उस कंट्री के इंडिविजुअल्स के लिए एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। सो वो दूसरों के बेनिफिट को लिया, उसको भी पता चलेगा उसको कोविड है, बट वो एक्चुअली दूसरों की बेनिफिट के लिए। HIV स्क्रीनिंग फॉर ब्लड डोनेशन, अगेन प्रोस्पेक्टिव। अगर आई एम गोइंग टू डोनेट माय ब्लड तो मेरे ब्लड की जांच इसलिए होगी ये जानने के लिए कि कहीं मुझे कोई डिजीज तो नहीं हो रही, और अगर मेरा ब्लड दूसरे को चढ़ेगा तो उसको भी वो चली जाएगी। सो प्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ स्क्रीनिंग। HIV स्क्रीनिंग इन एंटीनेटल केसेस, अगेन प्रोस्पेक्टिव। क्यों? एंटीनेटल वुमन में HIV का जांच करना, अगर उसको HIV निकलता है उसको भी बेनिफिट है, बट उससे ज्यादा बेनिफिट क्या है कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ना हो। सो HIV स्क्रीनिंग इज फॉर द बेबीज बेनिफिट, ओके, दिस इज फॉर हुज बेनिफिट? दिस इज फॉर बेबीज बेनिफिट। ये हमने क्यों किया है? टू प्रिवेंट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, माँ से बच्चे तक वो HIV ट्रांसमिट ना हो, टू प्रिवेंट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ओके। सो HIV स्क्रीनिंग इन ANC केसेस प्रोस्पेक्टिव। हेल्थ चेकअप फॉर पर्सन्स वर्किंग इन अ फूड इंडस्ट्री, अगेन हम इनकी जांच क्यों करेंगे? ताकि हम लोग वहाँ पे खाना खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, हॉस्टल्स में, हमें कोई डिजीज ना हो जाए अगर वो कैरियर्स है, प्रोस्पेक्टिव। गॉट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल दीज थिंग्स कैन डेफिनेटली कम एज योर MCQs, ठीक है। सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव? प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग मतलब ओन बेनिफिट, मेरे खुद के बेनिफिट के लिए। पैप्स में फॉर सर्वाइकल केसेस यस, बट हमेशा रेट द अदर ऑप्शन। स्क्रीनिंग ऑफ इमिग्रेंट्स फॉर येलो फीवर, of course immigrants are a risk factor for the others, so prospective. Screening of blood donors prospective. HIV ये सारे क्या है? Prospective. So यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया? Prescriptive. पैप्स में फॉर सर्वाइकल केसेस, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जहाँ हमने पढ़ा द डेफिनेशन ऑफ स्क्रीनिंग देख लिया हमने, आइसबर्ग फिनोमेनन देख लिया, कौन सी डिजीजेस फॉलो करती हैं, कौन सी नहीं फॉलो करती हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट में डिफरेंस, लीड टाइम क्या है, किन डिजीजेस के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इनमें से कुछ भी उठ के आ सकता है, द डिफरेंट टाइप्स एंड द कैटेगरीज। अब आ जाओ द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑल्सो नाउ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट। एक स्क्रीनिंग टेस्ट अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाने के लिए उसको क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सबसे पहले एक्सेप्टेबिलिटी होनी, 3 चाहिए, acceptability, reliability, validity. Acceptability is the most important, okay, this is the most important property, most important property। क्यों most important है? क्योंकि guys ये ना हमेशा पेनलेस होना चाहिए एंड नॉन एम्बैरसिंग होना चाहिए, ठीक है, पेनलेस होना चाहिए, नॉन एम्बैरसिंग होना चाहिए। इसका मतलब क्या है पेनलेस एंड नॉन एम्बैरसिंग? देखो अब याद रखना कि स्क्रीनिंग टेस्ट किसमें लग रहा है? एपरेंटली हेल्दी, राइट, एपरेंटली हेल्दी। एपरेंटली हेल्दी पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि उनको लगता है वो ठीक है,
बट डिजीज प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, ठीक है, डिजीज प्रोसेस हैज स्टार्टेड, ठीक है, डिजीज प्रोसेस हैज स्टार्टेड, बट अभी साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आए, तो उनकी नज़र में वो ठीक है। तो अगर तुम कोई पेनफुल पेनफुल जांच लगाओगे वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे मैं तो ठीक हूँ, या कोई एम्बैरेसिंग टेक्निक लगाओगे जैसे एनल एग्जामिनेशन, वी कांट यूज इट एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि उनकी नज़र में वो ठीक है ना, तो उनको उस चीज से कंफर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। सो द फर्स्ट इज acceptability. दूसरा क्या है guys? Reliability. Assesses the degree to which repeated measurements of the test yield the same result. Test must give consistent result when repeated on same individuals or material under same conditions. देखो, reliability का अर्थ होता है, कुछ और words पहले लिखते हैं, reproducibility. Repeatability. Consistency, precision. मतलब कि डिग्री टू विच रिपीटेड मेजर ऑफ द टेस्ट यील्ड्स द सेम रिजल्ट, ठीक है। मान लो किसी एक बंदे में, ठीक है, मैंने RBS किया, ठीक है, एंड आपने भी इसमें RBS किया और मैंने इसमें कल भी RBS किया, तो मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। टेस्ट मस्ट गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट व्हेन रिपीटेड ऑन सेम इंडिविजुअल बाय अ सिंगल ऑब्जर्वर और बाय 2 डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, ठीक है। अगर मैं किसी के कंजंक्टिवा को देख के बोल रही हूँ कि आपको जॉन्डिस है, तुमने उसके कंजंक्टिवा को देखा तो आप भी उसको जॉन्डिस बताओगे, ठीक है। द फाइंडिंग्स आर रिपीटेबल, वी आर गेटिंग, इट्स कंसिस्टेंट, वी आर गेटिंग, यू स्टडिंग एवरी डे 4 hours, तो तुम कंसिस्टेंट हो। सिमिलरली मुझे टेस्ट रिजल्ट हमेशा सेम मिल रहा है, ठीक है, चाहे वो ही सेम ऑब्जर्वर करे या 2 डिफरेंट ऑब्जर्वर्स करें, ठीक है। तो रिलायबिलिटी में ना गाइस हम लोग 2 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। एक होता है इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन और एक होता है इंटर ऑब्जर्वर, मतलब 2 ऑब्जर्वर के बीच भी डिफरेंसेस आ सकती हैं और एक ही ऑब्जर्वर में 2 डिफरेंट समय रीडिंग लेने पे भी डिफरेंस आ सकती है। तो रिलायबिलिटी गेट्स अफेक्टेड बाय इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशंस। इंट्रा ऑब्जर्वर मतलब विद इन ऑब्जर्वर, सेम ऑब्जर्वर, अभी मैंने कंजंक्टिवा देख के बोला नहीं, मैं कल मैं नहीं बोल रही हूँ, या इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन, ठीक है, इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन। इंटर ऑब्जर्वर, इसको लिखो इंट्रा ऑब्जर्वर, वर्ड मिस हो गया था, वेरिएशंस, ओके, और ये हो गया इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशंस। इंटर ऑब्जर्वर मतलब होता है बिटवीन ऑब्जर्वर्स, ठीक है, बिटवीन ऑब्जर्वर्स, बिटवीन ऑब्जर्वर्स, और इंट्रा ऑब्जर्वर्स मतलब विद इन द सेम ऑब्जर्वर, ठीक है। तो आइडियली 2 लोगों का रिजल्ट सेम इसलिए आ सकता है क्योंकि उसमें एक चांस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बट जब रिजल्ट्स रिपीट होते हैं मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय चांस, ठीक है, चांस से ज्यादा 5% चांस का रोल है, हो सकता है उस चांस की वजह से मेरा रिजल्ट और तुम्हारा रिजल्ट सेम आ गया, ठीक है, हम दोनों ने उस बंदे को एनीमिक बता दिया। बट व्हेन देयर इज लेवल ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन 2 ऑब्जर्वर्स बियॉन्ड चांस, ठीक है, उसको हम लोग मेजर करते हैं कप्पा स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। सो 2 ऑब्जर्वर के बीच ये बिटवीन ऑब्जर्वर वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी 2 ऑब्जर्वर के बीच वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। सो बिटवीन 2 ऑब्जर्वर्स कितना लेवल ऑफ अग्रीमेंट है या कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक चीज से जिसको बोलते हैं कोहेन्स कप्पा। कोहेन्स कप्पा चेक्स द लेवल ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन 2 ऑब्जर्वर्स, ओके। सो इट चेक्स फॉर इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशंस, ठीक है, किसको चेक करता है? इट चेक्स फॉर इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशंस, ठीक है। 2 ऑब्जर्वर्स सेम रिजल्ट दे रहे हैं बाय चांस, बट व्हेन द लेवल ऑफ अग्रीमेंट इज बियॉन्ड चांस, ओके, लेवल ऑफ अग्रीमेंट हम चेक कर रहे हैं बियॉन्ड चांस, वो कोहेन्स कप्पा बताता है, ठीक है। लेवल ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन 2 ऑब्जर्वर्स, ठीक है, बिटवीन 2 ऑब्जर्वर्स बियॉन्ड चांस, ओके, बिटवीन 2 ऑब्जर्वर्स बियॉन्ड चांस, ये हम लोग कैसे पता करते हैं? बाय समथिंग नोन एज कोहेन्स कप्पा, ठीक है। ये INICET में पूछते हैं, बट वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट ऑल दीज टर्म्स बिकॉज आजकल बहुत आते हैं ऐसे टर्म्स, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, अग्रीमेंट ऑब्जर्व मतलब माइनस अग्रीमेंट एक्सपेक्टेड बाय चांस डिवाइडेड बाय 1 माइनस अग्रीमेंट एक्सपेक्टेड बाय चांस, ठीक है। सो रिलायबिलिटी के लिए दूसरे टर्म्स है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, प्रेसिशन। हमें सेम फाइंडिंग्स हमेशा मिल रहा है। हमें फाइंडिंग्स हमेशा कब नहीं मिल सकता? जब एक ही ऑब्जर्वर इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन हो जाए, एक ऑब्जर्वर डिफरेंट
फाइंडिंग्स दे रहा है या दो ऑब्जर्वर के बीच डिसएग्रीमेंट हो जाए, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ अग्रीमेंट हम कैसे चेक करते हैं बिटवीन टू ऑब्जर्वर्स? बाय कैलकुलेटिंग कोहेन्स कप्पा, ठीक है। इसमें लेस देन 0.2 पुअर है, 0 to 1 का स्कोरिंग हो सकता है, 0.2 से 0.4 फेयर है, 0.4 से 0.6 मॉडरेट है, बट अगर 0.6 से 0.8 है एक्सेप्टेबल है, ये गुड है, ठीक है। सो एग्जाम के लिए याद रखोगे, हाउ डू यू चेक फॉर लेवल ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन टू ऑब्जर्वर्स? क्या कैलकुलेट करना है हमें? कोहेन्स कप्पा, ठीक है। एंड जस्ट नो द नेम्स ऑफ द टेस्ट फॉर प्रिसिशन। ओवरऑल रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसे आर चार्ट एक है और एलजे चार्ट एक है, ठीक है। नो द नेम्स, ऑलराइट। नेक्स्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज वैलिडिटी, ठीक है। वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी, क्या मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट वैलिड है? वैलिड का मतलब होता है क्या मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट वो मेजर कर रहा है जो उसको मेजर करना चाहिए, ठीक है। हाउ क्लोज मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट इज टू द गोल्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट, मतलब पहले पढ़ते हैं। अबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट टू डिफरेंशिएट डिजीज, मतलब ट्रू पॉजिटिव फ्रॉम ट्रू नेगेटिव। एक कम्युनिटी में जितने लोग जिनको डिजीज हो रहा है उनको उनसे अलग कर पाए जिनको डिजीज नहीं हो रहा है, या डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड या कैलकुलेटेड क्वांटिटी टू इट्स एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू, मतलब मेजर डिग्री ऑफ मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट, कैलकुलेटेड क्वांटिटी मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट कितना क्लोज है इन सिंपल टर्म्स टू गोल्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है, टू गोल्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट। मेजर ऑफ डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट टू गोल्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। मान लो ब्रेस्ट कैंसर के लिए एमआरआई ने बोला कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसके पहले जब मैमोग्राफी हुआ था डिड इट ऑल्सो पॉइंट आउट और नॉट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट गोल्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट के कितना करीब है, वो होता है वैलिडिटी। एंड वैलिडिटी और एक्यूरेसी डिपेंड करती है तीन चीजों में गाइस, जिसके एमसीक्यूज आते हैं। एक होता है सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट, okay, another thing is specificity of a test, प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स के आपको डेफिनेशन जानना है, फॉर्मूला जानना है, इंटरप्रिटेशन जानना है, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट, कैसे मैं बोलूँगी कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट वैलिड है, एक्यूरेट है? ये वही मेजर करता है जो उसको मेजर करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के। एक चीज़ जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। एबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट, एसटी मैंने बोला था सब जगह स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई all those who have the disease, okay, all those who have the disease मतलब हम लोग किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ट्रू पॉजिटिव्स। ये हो गया डेफिनेशन, ठीक है। जितने लोग भी डिजीज्ड है उनमें से मेरा स्क्रीन, मान लो 100 लोग डिजीज्ड है, मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट कितनों में बता देता है, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए 2x2 टेबल बनाएंगे, जैसे मैंने आपको एपिड में भी पढ़ाया है। डिजीज को कॉलम साइड में लो, ठीक है, और वो हो गया आपका येस नो, ठीक है। और स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट लिखो। स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट क्या हो गया? पॉजिटिव, नेगेटिव। और याद करो एपिड में भी क्या ऑर्डर था? ABCD Z, ठीक है। सो ABCD, कभी भी ABCD मत करना, ये N नहीं बनाना, N मतलब नो, तो ABCD ऐसे नहीं होना है, ABCD। अब A क्या है? A को देखो वो करते हैं, डिजीज इज प्रेजेंट, और स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलता है हाँ डिजीज है, सो दिस इज ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। बी क्या है? डिजीज नहीं है, डिजीज इज नॉट प्रेजेंट, बट स्क्रीनिंग टेस्ट बोलता है डिजीज है, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव। सी क्या है? डिजीज प्रेजेंट और स्क्रीनिंग टेस्ट बोल रहा है पर डिजीज नहीं है, वाकई में डिजीज है, रियलिटी में डिजीज है, बट जब मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया उसमें क्या दिखा मुझे? कि डिजीज नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स नेगेटिव। और डी क्या है? डिजीज नहीं है वाकई में, और स्क्रीनिंग टेस्ट ने भी बताया कि डिजीज नहीं है, ट्रू नेगेटिव। इसको याद करने का एक और तरीका देखो, पहले वाले रो में सारे पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, दूसरे वाले रो में सारे नेगेटिव, ठीक है। अब वापस से डेफिनेशन पे आओ। अबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज। तो चलो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, अबिलिटी टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज, तो यहाँ पे देखो डिजीज कितनों में प्रेजेंट है? येस के नीचे देखो रियलिटी में गोल्ड स्टैंडर्ड कितनों में बताता? A+C, बट मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट कितनों में बताया? A, मतलब अगर मैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट लगाती वो कितनों में बताता? TP+FN, बट स्क्रीनिंग टेस्ट ने कितनों में बताया? TP, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100,
ठीक है। दूसरी बात जो आपको पढ़नी है इज द इंटरप्रिटेशन। मैंने आपको बोला डेफिनेशन, फॉर्मूला, इंटरप्रिटेशन जरूर रिवाइज करना है। सो मान लो मैंने कहा एग्जाम्पल अ स्क्रीनिंग टेस्ट हैज सेंसिटिविटी ऑफ 90%। इसका अर्थ क्या है? अ स्क्रीनिंग टेस्ट हैज सेंसिटिविटी ऑफ 90%। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। इट implies that if a screening test, okay, is applied on, सेंसिटिविटी है ट्रू पॉजिटिव्स बताता है, मतलब इज अप्लाइड ऑन 100 diseased people, it will identify 90 as true positives and remaining 10 as false negative। ठीक है। अगर किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट का, मान लो स्क्रीनिंग टेस्ट की सेंसिटिविटी 80% है, इसका मतलब अगर 100 डिजीज लोग में मैं लगाऊंगी तो 80 को गोल्ड स्टैंडर्ड तो 100 में बता देता, बट स्क्रीनिंग टेस्ट 80 में बताएगा और रिमेनिंग 10 क्या देगा? फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, दिस इज सेंसिटिविटी। सिमिलरली व्हाट इज स्पेसिफिसिटी गाइस? पहले लिखेंगे एबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट, ability of a screening test to identify correctly all those who do not have the disease, okay? It's ability of a screening test to identify correctly all those who do not have the disease, मतलब true negatives। वापस बनाते हैं, डिजीज को तुम कॉलम साइड में डालो, ठीक है? डिजीज हमेशा कॉलम साइड, yes, नो और यहाँ पे हो जाएगा मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट क्या है एवरीबॉडी? पॉजिटिव, नेगेटिव। ये हो गया ए बी सी डी। ए क्या होता है? ऑल दोज जिनको डिजीज है और स्क्रीनिंग टेस्ट ने भी बोला डिजीज है, ट्रू पॉजिटिव। बी क्या होता है? डिजीज नहीं है बट स्क्रीनिंग टेस्ट ने बोला कि तुम्हारे को डिजीज है, फॉल्स पॉजिटिव। सी क्या है? डिजीज है बट स्क्रीनिंग टेस्ट बोला डिजीज नहीं है, फॉल्स नेगेटिव। डी इज ट्रू नेगेटिव। फर्स्ट रो ऑल पॉजिटिव, सेकंड रो ऑल नेगेटिव्स। अब मैं क्या बोल रही हूँ? डेफिनेशन में पढ़ो, ability of a screening test to identify correctly all those who do not have the disease। So ideally disease कितनों में नहीं है? disease no कितनों में नहीं है? B plus D। screening test ने कितनों में बता दिया? D। और I could say कितनों में नहीं है? TN plus FP। screening test ने TN में बता दिया। everywhere it is 100, okay? Similarly you should know what is, before we go to predictive accuracy, इसका मतलब क्या है? Okay, interpretation. So when I talk about interpretation, अगर मैंने बोला example, okay, a screening test has specificity of 90%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है that if a screening test is applied on 100 non-diseased individual, it will identify 90 as true negatives। ठीक है, specificity क्या था? डिनोमिनेटर क्या था? ट्रू नेगेटिव्स, ओके, एंड फॉल्स पॉजिटिव। तो 90 as true negatives and remaining 10 as फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैंने बोला एक स्क्रीनिंग टेस्ट की स्पेसिफिसिटी 90% है, इट मीन्स देखो स्पेसिफिसिटी क्या था? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑल दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज। तो टोटल डिजीज कितनों में नहीं है? TN प्लस FP, TN। तो अगर 90% स्पेसिफिक है मतलब 90 ट्रू नेगेटिव दे दिया, बाकी 10 क्या दिया? फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग आता है प्रोडिक्टिव एक्यूरेसी। इट रिफ्लेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस एंड डायग्नोस्टिक पावर ऑफ अ टेस्ट। ओके, परफॉर्मेंस एंड डायग्नोस्टिक मतलब इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं गाइस, एक PPV, ऑलराइट। PPV क्या है? पॉजिटिव प्रोडिक्टिव वैल्यू, ओके। वन इज व्हाट? पॉजिटिव प्रोडिक्टिव वैल्यू, ओके। एंड व्हाट इज द अदर वन? द अदर वन इज NPV। ठीक है, व्हाट इज द अदर वन? NPV। NPV क्या होता है? नेगेटिव प्रोडिक्टिव वैल्यू, ओके। अब बहुत बार क्या हो सकता है ना
कि यू हैव कम स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव, तुम स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आए हो बट वाकई तुम में डिजीज है, इज पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। आप स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव आए हो, क्या वाकई में तुम में डिजीज नहीं है, इज नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। सो व्हाट इज दिस प्रेडिक्टिव वैल्यूज एक्यूरेसी रिफ्लेक्ट्स द डायग्नोस्टिक पावर, डायग्नोस्टिक पावर ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली इंक्लूड, जिनमें सच्ची में डिजीज है उनको इंक्लूड करना, जिनमें वाकई में डिजीज नहीं है उनको एक्सक्लूड करना, दैट इज प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी। सो एक एक पढ़ते हैं। पहले पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ये होता है आउट ऑफ ऑल दोस टेस्टेड positive on a screening test, how many actually have the disease? Okay, so again let's quickly make the 2 by 2 table guys. Let's quickly make disease तुम्हारा हमेशा कॉलम साइड में आएगा, आपका हमेशा कॉलम साइड yes no, स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया A B C D, ये क्या था ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव, फर्स्ट रो ऑल पॉजिटिव, सेकंड रो ऑल नेगेटिव्स। नाउ क्या लिखा है मैंने, आउट ऑफ ऑल दोस टेस्टेड पॉजिटिव ऑन अ स्क्रीनिंग टेस्ट हाउ मेनी एक्चुअली हैव द डिजीज। ओके, सो लेट्स सी कितने टेस्ट हुए हैं पॉजिटिव ऑन अ स्क्रीनिंग टेस्ट, इतने, A प्लस B, राइट। सो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या है, इट इज नथिंग बट A प्लस B, एंड स्क्रीनिंग टेस्ट ने कितनों में आइडेंटिफाई किया, A, और out of TP plus FP, screening test identified it in TP and everywhere the multiplier is 100. Out of all those tested positive on a screening test, how many actually have the disease? Okay, to remember, याद रखना positive predictive value में सारे positives हैं. Similarly NPV, ठीक है, out of all those, okay, out of all those tested negative on a screening test, okay, tested negative on a screening test, how many actually do not have the disease? कहने का अर्थ है ये डिजीज है, ठीक है, ये डिजीज है, यस नो, ऑल राइट, और यहाँ पे हो जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन सेम स्टोरी, ए बी सी डी, ओके, जी की तरह ए बी सी डी, ये हो गया ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव, ये हो गया फॉल्स नेगेटिव, ये हो गया ट्रू नेगेटिव। आउट ऑफ ऑल दोज टेस्टेड नेगेटिव ऑन अ स्क्रीनिंग टेस्ट, हाउ मेनी एक्चुअली डू नॉट हैव द डिजीज? तो कितने टेस्ट नेगेटिव हुए, बस टेबल फॉलो करो, एनपीवी में कितने लोग नेगेटिव टेस्ट हुए हैं, C प्लस D, ठीक है, टोटल, ओके, उसमें से वाकई कितनों में डिजीज नहीं थी, D, और आउट ऑफ ऑल दोज टेस्टेड नेगेटिव, TN प्लस FN वर टेस्टेड नेगेटिव, हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट हैव द डिजीज, TN, एंड सब में मल्टीप्लायर इज गोइंग टू बी 100, ओके, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। अब देखो, पर अगर किसी ने आपको बोल दिया कि वैलिडिटी या एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट वाज वैलिडिटी? एबिलिटी टू डिफरेंशिएट डिजीज्ड फ्रॉम नॉन डिजीज्ड, मतलब वैलिडिटी में गाइस डिजीज्ड भी आना चाहिए यानी ट्रू पॉजिटिव, और नॉन डिजीज्ड भी आना चाहिए, ठीक है, नॉन डिजीज्ड भी आना चाहिए यानी ट्रू नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव्स यहाँ पे क्या है, 2 by 2 टेबल में देखो, ट्रू पॉजिटिव्स हैं ये, ट्रू नेगेटिव्स हैं D। तो वैलिडिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आउट ऑफ ऑल पॉपुलेशन A प्लस B प्लस C प्लस D, मेरे स्क्रीनिंग टेस्ट को A प्लस D पता कर लेना चाहिए, ठीक है, करेक्टली बताना चाहिए, या TP प्लस FP प्लस TN प्लस FN एवरीथिंग ऐड करो, TP प्लस TN, ठीक है, दैट इज व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वैलिडिटी और एक्यूरेसी। सिमिलरली यू कुड बी आस्क्ड नेम द टेस्ट्स फॉर वैलिडिटी, जैसे टेस्ट फॉर रिलायबिलिटी या प्रिसिशन था, इसमें है मीन चार्ट, LJ chart and Showhart control chart, ठीक है, just know the names. Now just a quick revision, देखो, ability of a screening test to differentiate diseased from non-diseased, nearness to true actual or gold standard value, इसको sensitivity मत लिखना, this is what validity or accuracy. Okay, when I'm going to have both the things, disease, true positives and true negatives, दोनों किस डेफिनेशन में आता है, सिर्फ वैलिडिटी में, बट ट्रू पॉजिटिव अकेले किस डेफिनेशन में आता है, सेंसिटिविटी। कैसे? एबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई ऑल दोज हु हैव द डिजीज मतलब TP, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टेस्टेड पॉजिटिव आउट ऑफ द टोटल डिजीज, दिस इज व्हाट
sensitivity, ठीक है. But look at the next one, ability of a screening test to identify all those who do not have the disease. Do not have the disease मतलब true negative, or probability of having test negative out of all those tested healthy. So that is specificity. But if I have to take both sensitivity and specificity, true positive, true negative, किस definition हो जाएगा? Definition क्या हो जाएगा? Validity. Next, probability of having disease out of those tested positive. जितने लोग positive test हुए उनमें वाकई में कितनों में disease है? PPV. Probability of not having the disease out of those tested negative. जितने लोग negative test हुए उनमें वाकई में कितनों में disease नहीं है? Is NPV. ठीक है. उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं what is the most useful property of a screening test? If I ask you is it sensitivity or specificity? Please remember the most useful property is sensitivity. क्यों? Sensitivity क्या होता है? Ability to identify all those who are having the disease. True positives. यानी अगर किसी को डिजीज हो रहा है मैं उसको मिस नहीं कर सकती. अगर किसी को डिजीज नहीं हो रहा है मैंने उसको मिस कर दिया, ठीक है. ओके, इट्स नॉट दैट बिग अ ब्लंडर क्योंकि उसको डिजीज नहीं हो रहा था. बट अगर किसी को डिजीज हो रहा है और आपने वो मिस कर दिया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. तो मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी इज सेंसिटिविटी. ठीक है. ऑल दीज आर HYP गाइस. डायग्नोस्टिक पावर ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू करेक्टली इंक्लूड द डिजीज. डायग्नोस्टिक पावर इज गिवन बाय प्रेडिक्टिव वैल्यू. मैं स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आई हूं, क्या वाकई में मेरे में डिजीज है? वाकई में मैं इंक्लूड होंगी? इज पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू. सिमिलरली डायग्नोस्टिक पावर ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू करेक्टली एक्सक्लूड द disease. I have come screening test negative. क्या वाकई में मेरे में disease नहीं है? Negative predictive value. Therefore, we say diagnostic powers of screening test is given by predictive values. Next देखो, reputability, reproducibility, reliability, consistency, getting same results on repeated measurements. Okay, this is what? This is nothing but precision. Okay, this is nothing but precision or consistency. ठीक है. एक और चीज होती है गाइज, एक रिलेशनशिप. ओके, पहले ये क्वेश्चन करते हैं. रिलायबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट डज नॉट मीन रिप्रोड्यूसिबिलिटी, प्रेसिशन, रिपीटेबिलिटी, वैलिडिटी. ऑफ कोर्स वैलिडिटी और एक्यूरेसी इज डिफरेंट. ठीक है. फिर देखो, हाँ, एक और ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, यू नो, विच इज लाइक वेयर वी आर शोइंग बोथ एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज. एक्यूरेट मतलब वैलिडिटी, प्रिसिशन मतलब रिलायबिलिटी. अब देखो यहाँ पे हैव यू प्लेड दैट डार्ट डायग्राम. हमें डार्ट ऐसे फेंकना होता है एंड वी ऑलवेज ट्राई टू हिट द सेंट्रल पॉइंट. सो यहाँ पे जो ये सेंट्रल पॉइंट है ना गाइस, ये होता है गोल्ड स्टैंडर्ड वैल्यू. अब क्या हो रहा है कि एवरी टाइम मैं जब अपना टेस्ट कर रही हूँ मेरा गोल्ड स्टैंडर्ड पे ही हिट कर रहा है. आई एम गेटिंग द सेम फाइंडिंग and same result all the time. That means जब भी मैं BP ले रही हूँ 120/80, 120/80, 120/80, 120/80 आया 4 times. So every time I got the same result. So my finding is reliable or precise and accurate because blood pressure के लिए cut off 120/80 लेते हैं और मुझे वो ही चीज़ मिल रहा है. So you can get this 4 values and they can ask you is it accurate precise, is it non-accurate precise, is it accurate not precise ऐसे. So when I'm getting the same finding again and again and again and that too the gold standard only, it is both accurate and precise. But look at this situation. मैंने 4 बार टेस्ट किया, 4 बार डार्ट फेंका, गोल्ड स्टैंडर्ड से काफी दूर आया, but every time I got the same finding. Maybe every time I'm getting 100/50, 100/50. Okay, I'm getting 100/50, I'm getting 100/50. अब ये क्या है? Every time I got 100/50, 100. That means it is far from the gold standard. Okay, ये चारों values far from gold standard है. Gold standard 120/80 है और मेरे में क्या आ रहा है? 100/50. So this is definitely not accurate. It's definitely not valid. But is it precise? Yes, it is definitely precise. क्यों? क्योंकि मुझे हर बार वही finding मिल रहा है. 100/50, 100/50, 100/50, 100/50. But look at this one now. Third, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई हैव हिट द डार्ट 4 times. 4 बार मैंने BP लिया है, चारों बार मुझे अलग फाइंडिंग आई है, बट इट्स क्लोजर टू द गोल्ड स्टैंडर्ड. कहने का अर्थ क्या है? एक बार मुझे 120/80 आ गया, एक बार मुझे 110/70 आ गया, एक बार 110/80 आ गया और एक बार 120/70 आ गया. सो
what happened, okay, that every time I got 4 different values. So this is not precise. 4 different values तो आए हैं, it is not precise, but it is closer to the gold standard. It is closer to 120/80. Okay, ये क्या है? It is closer. 120/80 से पास है, इसीलिए accurate है, valid है, but not precise. And the last one is self-explanatory. I am getting values away from gold standard and every time 4 different values. Did you understand? So similarly, they can give you these 4 values and they can ask you which criteria does it fulfill. देखो इसका application based question देखो. A senior resident has been trained during a graduation to examine the palpable conjunctiva for anemia. She uses this method to identify anemia in a patient. This method of detecting anemia lacks reliability, lacks validity, lacks both validity as well as reliability, has both adequate validity, reliability. अब देखो senior resident को train किया गया है, इसका मतलब इसका टेक्निक गड़बड़ नहीं होगा. ये अगर आज किसी को देख के कंजंक्टिवा को देख के बोल रही है अनीमिक है, ये कल भी बोलेगी क्योंकि ये ट्रेंड है. ओके, टेक्निक एक्सपर्टाइज है, इसका टेक्निक में एक्सपर्टीज है. शी इज नॉट गोइंग टू गिव डिफरेंट फाइंडिंग्स एवरी डे. शी विल गिव द सेम फाइंडिंग. ओके, एवरी टाइम यू रिपीट इट शी विल गिव द सेम फाइंडिंग्स. बट इज इट गोल्ड स्टैंडर्ड? इज इट गोल्ड स्टैंडर्ड? क्या कंजंक्टिवा देख के अनीमिया बोलना गोल्ड स्टैंडर्ड है? नो, it will not be closer to the gold standard. Gold standard तो hemoglobin है, ठीक है. So this is lacking what? Validity. It's not the best measure. It will not get you closer to the gold standard. Are you understanding? But वो trained है तो उसके टेक्निक में गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है. तो वो reliable है but it is not valid. Okay. Alright, let's try an MCQ. Out of 1000 population, a screening test found 90 to be diabetic correctly. Then a gold standard test found 100 to be diabetic. What is sensitivity? Now, sensitivity of a test क्या था? Ability of a screening test to identify correctly all those who have a disease. So, gold standard कितनों में identify किया? 100. Screening test ने कितनों में बताया? 90. What is sensitivity? 90/100. बिल्कुल डर की बात नहीं थी यहाँ पे. पैनिक नहीं करना है, फॉर्मूला रिपीट करना है, डेफिनेशन रिपीट करना है, सोचना है क्या दिया हुआ है, एंड यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन ऑफ प्रिडिक्टिव वैल्यूज विथ प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. अब इसमें सिंपल इक्वेशन याद रखो. पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज. नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू एवरीबडी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेवलेंस. कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई डायग्राम है जिसमें प्रेवलेंस बढ़ रहा है, ठीक है, और आपको एक ग्राफ दिया जाता है जो कि ऐसे है, और दूसरा डायग्राम है जिसमें प्रेवलेंस बढ़ रहा है, ओके, बट आपका जो ग्राफ है वो ऐसे है. सो व्हाट इज ऑन द वाई एक्सिस? सी, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेवलेंस. अगर प्रेवलेंस बढ़ेगा पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बढ़ेगा, एंड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेवलेंस. अगर प्रेवलेंस बढ़ेगा नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू घटेगा. कहने का अर्थ है गाइज कि predictive values or prevalence of a disease has direct relationship with predictive values. Positive predictive value है तो direct, negative predictive value है तो indirect. हमेशा एक चीज याद रखना, sensitivity and specificity of a test will not depend on prevalence of a disease. Predictive values will. ठीक है. So this is a very commonly asked question. देखो, out of the following, positive predictive value of a test is most affected by sensitivity, specificity, prevalence, NPV, prevalence. Predictive values have direct मतलब have an association with prevalence. Positive predictive value directly proportional है prevalence के, negative predictive value indirectly proportional है to the prevalence of a disease. ठीक है. चलो, moving to next one, yield of a screening test. What is the advantage that I'm getting because of a screening test? Yield is the measure of previously unrecognized disease which is now diagnosed as a result of screening test and brought to treatment. That means the amount of disease that was previously missed, okay, the amount of disease, all right, amount of disease previously unrecognized, okay, that was previously unrecognized, okay, unrecognized, okay, is now recognized, is now recognized because of a screening test in place, is now recognized because of a screening test in place. जितना डिजीज पहले मिस हो रहा था क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं था,
अब हमें आइडेंटिफाई हो रहा है क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट आ गया. दैट इज व्हाट इज yield. एंड yield डिपेंड्स ऑन 3 important parameters, guys. One is the sensitivity of a test, okay, sensitivity of a test. The second one is specificity of a test, okay, specificity of a test. And the third is the prevalence of a disease, okay. The more the prevalence, उतना ज़्यादा yield होगा. We'll be able to filter out people who are suffering from the disease. वो होता है yield. So एक बार क्वेश्चन आया था, all comprise inherent properties of a screening test except sensitivity, specificity, yield, predictive accuracy. Please remember properties of a screening test. Number 1, acceptability, reliability, validity. And validity में 3 चीजें होती हैं, sensitivity, specificity, predictive accuracy. Yield is the advantage due to a screening test, okay? It is advantage due to a screening test. Yield बिल्कुल ही property नहीं है. फायदा क्या हो रहा है, ठीक है? Okay. Now a few last में कुछ important topics that do appear in different exams. एक होता है guys test and combinations, ठीक है? So screening test को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सीरीज में और पैरेलल. सीरीज का मतलब होता है सीक्वेंशियल टेस्टिंग, 2 स्टेज टेस्टिंग. पैरेलल मतलब साइमल्टेनियस टेस्टिंग. 2 स्टेज टेस्टिंग मतलब पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट लगाओ, अगर वो पॉजिटिव आया तो ही दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट लगेगा. और आप बंदे को डिजीज कब बोलोगे, जब दोनों टेस्ट पॉजिटिव आएगी, ठीक है? पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ दोनों टेस्ट लगाओ, और अगर कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो पर्सन इज पॉजिटिव. ऑलराइट, लेट्स सी दिस डेफिनेशन, ओके. इंडिविजुअल्स अंडरगो फर्स्ट टेस्ट एंड इफ पॉजिटिव विल अंडरगो द अदर टेस्ट. पेशेंट इज कंसिडर्ड डिजीज्ड इफ ऑल टेस्ट रिजल्ट्स आर पॉजिटिव. एक टेस्ट करो, अगर उसमें वो पॉजिटिव आएगा तो ही दूसरा टेस्ट लगेगा, और बंदा डिजीज तभी कहलाएगा जब दोनों ही जांचें पॉजिटिव होंगी, ठीक है? बट so what is this? This is test in series, okay? This is test in series, the sequential testing, the 2-stage testing. But look at this one. Individuals go through all the tests at the same time. Patient is considered to have disease if any of the test is positive. This is parallel, test in parallel, okay? This is test in parallel, simultaneously. दोनों टेस्ट एक साथ लगा दो. स्प्यूटम, सीबी नैट एक साथ लगा दो, दोनों में से कोई भी अगर पॉजिटिव है बंदा डिजीज्ड है. केएफटी में मल्टीपल टेस्ट डन टुगेदर, सीरम, यूरिया, क्रिएटिनिन, ओके. द क्वेश्चन जो आता है गाइस कि अगर मैंने टेस्ट सीरीज में लगाया है या पैरेलल में लगाया है तो व्हाट हैपेंस टू द सेंसिटिविटी एंड व्हाट हैपेंस टू द स्पेसिफिसिटी, ओके. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली टर्न्स अप. तो देखो, मान लो ये एक पॉपुलेशन है, मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट ए लगाया, इसका सेंसिटिविटी 90% था, तो ट्रू पॉजिटिव्स कितने निकलेंगे? 90. अब मैं इन 90 में आई एम गोइंग टू अप्लाई स्क्रीनिंग टेस्ट 2. मान लो इसका सेंसिटिविटी भी 90% है, तो 90% ऑफ 90 पे ट्रू पॉजिटिव्स निकलेंगे, वो नंबर कम हो जाएगा. बट पैरेलल में क्या होगा? बोथ स्क्रीनिंग टेस्ट ए एंड स्क्रीनिंग टेस्ट बी एक साथ लगेगा, सो द चांस ऑफ फिल्टरिंग आउट पीपल विद द डिजीज बढ़ जाएगा, ठीक है? सो सीरीज में क्या होता है गाइस, सेंसिटिविटी जो होती है आपकी टेस्ट इन सीरीज वो घट जाती है, तो स्पेसिफिसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. पैरेलल, तुम ऐसे सोचो साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ लगा रहे, तो जब 2 टेस्ट साथ साथ लगेंगे ज्यादा लोग जिनको डिजीज हो रहा है मैं फिल्टर आउट कर पाऊंगी. सो सेंसिटिविटी इंक्रीजेस एंड स्पेसिफिसिटी डिक्रीजेस. इतना तो पीवाईक्यू है, बट वो आपसे पीपीवी, एनपीवी, एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू बन सकता है, ठीक है? आप इसमें एक चीज याद रखना, अगर कहीं पे भी स्पेसिफिसिटी बढ़ता है दैट मीन्स ट्रू नेगेटिव बढ़ता है. एंड व्हाट वाज स्पेसिफिसिटी? इफ यू रिमेंबर, स्पेसिफिसिटी इज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज. ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. तो अगर ये ट्रू नेगेटिव बढ़ेगा तो क्या घटेगा? ये फॉल्स पॉजिटिव घटेगा. फॉल्स पॉजिटिव कब घटता है गाइस? फॉल्स पॉजिटिव कम कब होता है? जब हाई प्रेवलेंस होता है. एंड व्हेनेवर वी हैव हाई प्रेवलेंस, पीपीवी इज मोर. दिस इज अ सिंपल इक्वेशन. दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू सॉल्व एमसीक्यूज. अगर फॉल्स पॉजिटिव कम है इसका मतलब प्रेवलेंस ज्यादा है. प्रेवलेंस ज्यादा मतलब पीपीवी ज्यादा है. तो स्पेसिफिसिटी ज्यादा कहाँ है? सीरीज. तो जब स्पेसिफिसिटी ज्यादा है तो क्या तुम्हारा ज्यादा हो रहा है? साथ साथ पीपीवी. एनपीवी कम. बट पैरेलल में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, पीपीवी लेस और एनपीवी मोर, ठीक है? रिमेंबर दिस. सीरीज सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी तो याद रखना ही है. सीरीज में एक के बाद एक लगाना है तो सेंसिटिविटी घट जा रहा है, बट 2 चीज एक साथ लगाओगे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा. तो सीरीज में सेंसिटिविटी घट रहा है तो स्पेसिफिसिटी बढ़ रही है. स्पेसिफिसिटी बढ़ना मतलब ट्रू नेगेटिव बढ़ना, मतलब क्या कम हो रहा है? फॉल्स पॉजिटिव. फॉल्स पॉजिटिव कम कब होता है? सिंपल इक्वेशन, जब प्रेवलेंस ज्यादा होता है. प्रेवलेंस ज्यादा मतलब पीपीवी ज्यादा,
ठीक है, उस इक्वेशन से हमने इस चार्ट को सॉल्व किया। देखो, इफ द हीमोकल्ट टेस्ट इज नेगेटिव फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कोलोनिक कैंसर, नो फर्दर टेस्ट इज डन। इफ द हीमोकल्ट टेस्ट इज पॉजिटिव, द इंडिविजुअल विल हैव अ सेकंड स्टूल सैंपल टेस्टेड विद द हीमोकल्ट 2 टेस्ट। इफ द सेकंड टेस्ट फॉर ब्लड इज पॉजिटिव, द इंडिविजुअल विल बी रेफर्ड फॉर मोर एक्सटेंसिव evaluation. The effect of net sensitivity and net specificity. So इसमें basically आपको क्या फिगर आउट करना है कि ये किस तरीके से टेस्ट लग रहा है। स्टूल टेस्ट आप उन्हीं में लगाओगे जिनमें हीमोकल्ट, सी इट इज रिटन सेकंड स्टूल टेस्ट विद हीमोकल्ट, जिनमें हीमोकल्ट पहली बार पॉजिटिव आया उन्हीं में स्टूल टेस्ट लगेगा। सो दैट मीन्स दिस इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट इन सीरीज, ओके, सीक्वेंशियल टेस्टिंग। एंड वी ऑल नो कि इसमें क्या होता है, सेंसिटिविटी डिक्रीज्ड एंड स्पेसिफिसिटी इंक्रीज्ड, ठीक है। ओके, नाउ एक और बहुत ज़रूरी बात आती है गाइस, व्हेनेवर वी हैव टू डिसाइड दैट किसी भी डिजीज़ के लिए कट ऑफ क्या रखे। हाइपरटेंशन के लिए शुड आई कीप द कट ऑफ एज 120/80, शुड आई कीप इट एज 110/70, या किसी भी डिजीज़ के लिए जो बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, तो कैसा होता है। देखो, आइडियली एक स्क्रीनिंग टेस्ट कैसा होना चाहिए, ऐसा। कहने का अर्थ है, मान लो ये कट ऑफ है 120/80, जितने लोग 120/80 आएंगे ये ट्रू पॉजिटिव्स है, जितने लोग लेस देन 120/80 आएंगे मतलब ट्रू नेगेटिव है। बट क्या किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, फॉर एनी स्क्रीनिंग टेस्ट, इज दिस अ पॉसिबिलिटी? दिस इज नॉट अ रियलिटी फॉर अ स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट ट्रू पॉजिटिव बताएगा तो वो साथ में फॉल्स नेगेटिव भी देगा, क्योंकि अगर वो पूरे ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव तो गोल्ड स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ ट्रू पॉजिटिव कुछ फॉल्स नेगेटिव भी देगा, और स्क्रीनिंग टेस्ट ट्रू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव भी देगा। तो आइडियली सिचुएशन कैसी दिखती है, आइडियली सिचुएशन कैसी होती है, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस डायग्राम, क्योंकि यू कैन गेट टू लेबल द डायग्राम गाइस, ओके, एज एन इमेज बेस्ड क्वेश्चन। मान लो ये कट ऑफ है 120/80, तो यहाँ पे ये मोर देन 120/80 है, यहाँ पे ये लेस देन 120/80 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं, एक ये कलर यूज करो, ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा हो गया ब्लू, ये कलर यूज करो, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया रेड, ओके, यू कैन गेट टू लेबल दीज पार्ट्स, और यहाँ पे हो गया ग्रीन। अब देखो, ऑल दोज हु हैव मोर देन 120/80 वो क्या है, ट्रू पॉजिटिव्स, तो बड़ा वाला पोर्शन ट्रू पॉजिटिव्स टुवर्ड्स द राइट। बट सेंसिटिविटी इज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज। सो टोटल डिजीज कितने था, TP प्लस फॉल्स नेगेटिव TP। सो TP तो ये हो गया, बट वेयर विल दिस फॉल्स नेगेटिव गो, दैट मीन्स यू हैव कम नेगेटिव बट यू आर नॉट एक्चुअली नेगेटिव। ये छोटा सा ब्लू पोर्शन फॉल्स नेगेटिव है, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस रेड पोर्शन, लेस देन 20/80 मतलब यू आर ट्रू नेगेटिव। बट व्हाट वाज स्पेसिफिसिटी गाइज, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑल दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज। सो ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, इसमें से कितनों को डिजीज नहीं है, ट्रू नेगेटिव। बट सम हैव आल्सो कम आउट टू बी फॉल्स पॉजिटिव, वो कहाँ होंगे, ये छोटा सा ग्रीन पोर्शन में, ठीक है एवरीबडी। एंड हाउ कैन यू रिमेंबर दिस थिंग, सारे पॉजिटिव्स एक साथ हैं, बड़ा वाला ट्रू पॉजिटिव क्योंकि ट्रू है, फॉल्स पॉजिटिव छोटा सा है, सो फॉल्स पॉजिटिव स्मॉलर। ऑन द लेफ्ट बड़ा वाला पोर्शन ट्रू नेगेटिव, क्योंकि वो ट्रू है तो ज्यादा ले रहा है, और छोटा सा पोर्शन फॉल्स नेगेटिव है, लेबलिंग आ सकता है, ठीक है। बट अब क्या होता है, सो दिस इज इमेज बेस्ड, व्हाट विल हैपन इफ आई इंक्रीज द कट ऑफ एंड व्हाट विल हैपन इफ आई डिक्रीज द कट ऑफ, ओके, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या होगा अगर मैंने कट ऑफ को बढ़ा दिया, क्या होगा अगर मैंने कट ऑफ को कम कर दिया, ठीक है। ऐसे था, सो दिस वाज ट्रू पॉजिटिव्स, दिस वाज फॉल्स नेगेटिव, दिस वाज ट्रू नेगेटिव, दिस वाज फॉल्स पॉजिटिव, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। अब अगर गाइस ध्यान से देखो, मैंने कट ऑफ को बढ़ा दिया, ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ आई इंक्रीज, जैसे अभी 120/80 था, अब मैंने मान लो 130/90 कर दिया, तो कट ऑफ जब बढ़ जाएगा तो कौन सा पोर्शन, विच पोर्शन इज गोइंग टू इंक्रीज एवरीबडी, दिस पोर्शन ऑन द राइट बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस पोर्शन ऑन द राइट इज गोइंग टू इंक्रीज, इफ आई इंक्रीज द कट ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस पोर्शन ऑन द राइट इज गोइंग टू इंक्रीज। और जब ये पोर्शन ऑन द राइट बढ़ जाएगा यानी ट्रू नेगेटिव्स बढ़ जाएंगे, और ये छोटा सा पोर्शन जो फॉल्स पॉजिटिव है वो घट जाएगा, ठीक है। सो जब कट ऑफ हम लोग बढ़ाते हैं स्पेसिफिसिटी बढ़ती है, ट्रू नेगेटिव बढ़ती है, फॉल्स पॉजिटिव कम होती है। बट सपोज आई डिक्रीज द कट ऑफ गाइस, ऐसे
इंस्टेड ऑफ 120 अब मैंने 110 70 कर लिया, तो अब मोर पीपल आर गोइंग टू फॉल इन दिस रेंज, सो ये वाला पोर्शन मेरा बढ़ जाएगा, और जब ये ट्रू पॉजिटिव बढ़ जाएगा तो ये फॉल्स नेगेटिव इज गोइंग टू डिक्रीज. ओके, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कहने का अर्थ ये होता है व्हेन द कट ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट इज लोअर्ड, इधर the portion on the right increases. Okay, true positives increase. True positives increase मतलब sensitivity increase. Sensitivity increase मतलब true positive increase होगा and false negative decrease होगा. But if the cutoff is raised, इधर कर दोगे तो portion on the left increases. That means specificity increased. Okay, specificity बढ़ जाता है, मतलब true negative बढ़ जाता है. True negative के साथ कौन सा होता है? False positive, वो घट जाता है. सेंसिटिविटी हम कट ऑफ को लोअर कब सेट करते हैं गाइस? जब प्रेवलेंस ज्यादा होता है ना, हम कट ऑफ को लोअर सेट करते हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो दिस इमेज बेस्ड डायग्राम कैन डेफिनेटली कम. और आइडियल कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल ग्राफ बनाया जाता है. ओके, दैट ग्राफ वी कॉल इट एज ROC कर्व. इसको बोलते हैं रिसीवर ऑपरेटर कर्व. ओके, वी कॉल इट एज व्हाट? रिसीवर ऑपरेटर कर्व. रिसीवर ऑपरेटर कर्व होता है टू डिसाइड आइडियल कट ऑफ्स. कौन सा कट ऑफ लूं? लाइक मैंने बोला ब्लड प्रेशर के लिए आई विल टेक 120/80, कोई बोलेगा मैं 130/70 लूंगा, कोई बोलेगा मैम मैं 190/80 लूंगा. कौन सा कट ऑफ लो? सो वील कंस्ट्रक्ट ROC कर्व. इसमें एक एक्स एक्सेस होती है, इसमें एक वाई एक्सेस होती है. वाई एक्सेस में ट्रू पॉजिटिव, लेबलिंग अच्छे से देखना, कैन कम इन एनी एग्जाम. सेंसिटिव, फॉल्स पॉजिटिव मतलब 1 माइनस स्पेसिफिसिटी. अब डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ्स के लिए लाइनें प्लॉट की जाती हैं. ठीक है, जैसे यहाँ एक ब्लू लाइन बना, एक रेड लाइन बना. ठीक है, अब विच कट ऑफ विल यू टेक? द वन फॉर होम द ब्लू लाइन हैज कम और फॉर द रेड लाइन. सो रिमेंबर वन थिंग, इट गोज बाय एरिया अंडर द कर्व. विच एवर कर्व हैज मोर एरिया अंडर इट हैज मोर सेंसिटिविटी. ठीक है, ऑल्सो सी, सो विल डिसाइड, विल pick up that. ब्लू को अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे the sensitivity comes around true positive 0.7 something. रेड में सेंसिटिविटी घट जाता है. Okay, that's one way of looking at. And the values, ideal, since इन्होंने कप्पा स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू पूछ रही थी, ROC कर्व की वैल्यू पूछ सकते हैं. ठीक है, satisfactory is 0.6 to 0.7. ठीक है, and how do you decide which cutoff you're going to take? You will look at the area under the curve. More the area under the curve, the better the test. Okay, the better the cutoff. So area under ROC curve, very very important, is an effective measure of inherent validity of a diagnostic test. And the area under the curve is given by what is known as, guys, Uden's index. Okay, Uden's index tells us the area. If they want to trouble you, they can give you what's the formula for Uden's index. Calculate karo, sensitivity plus specificity minus 1. Higher the Uden's index, higher the area, higher area under the curve, better cutoff it is. Okay, higher area under the curve, better cutoff. जितना ज़्यादा area है under the curve, okay, the better the test it is. Remember that it's given by Uden's index. Okay. Another image-based diagram which can come is Kaplan-Meier survival analysis. Okay, this tells us about the survival rate. Okay, this tells us about the survival rate. It could be 1 year, 5 years, like depicts the fraction of patients who are alive at, for example, 1 year after the onset of a treatment. अब इसमें देखो, x-axis में time होता है, y-axis में surviving probability होती है. ठीक है, if we apply, if we suppose for any particular disease we did not apply a screening test, in the person lived between 20 to 25 years. If we applied a screening test, went on to live till 35 years. Okay, so the farther the line, days, यहाँ पे जितना time बढ़ रहा है उतना better है. Okay, so Kaplan-Meier survival tells us about the survival analysis. One more thing, likelihood ratio. Likelihood ratio of a given test result would be expected in a patient. It is the likelihood that a given test result would be expected in a patient with a target disorder compared to the likelihood that same result would be expected in a patient without the target disorder. मतलब अगर किसी को कोई disease है उसमें कितना chance है पॉजिटिव आने का, और किसी को अगर वो डिजीज नहीं है उसमें कितना चांस है पॉजिटिव आने का, उसको बोलते हैं पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो. ओनली रिवाइज द फॉर्मूला, सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, कैलकुलेशन आ जाएगा. दे विल गिव यू सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, आई आस्क यू टू कैलकुलेट पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो. तो इसको देखो, प्रोबेबिलिटी अ पर्सन विद द कंडीशन टेस्ट पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी अ पर्सन विदाउट द कंडीशन टेस्ट पॉजिटिव. सिमिलरली नेगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो क्या होगा? Probability a person with the condition tests negative divided by probability a person without the condition tests negative.
Okay, and just look at the formula for both. Positive likelihood ratio is sensitivity upon 1 minus specificity. Negative is 1 minus sensitivity divided by specificity. You can get the calculation. Okay. Like we did Kappa stats, Kaplan-Meier, ROC, एक और term होता है guys, Cronbach's alpha, which helps us calculate the reliability coefficient of a questionnaire, internal consistency. Like when you will be going for an MD exam, जब आप MD जाओगे ना, आप एक questionnaire बनाओगे, क्या आपका questionnaire reliable है, वो कैसे पता करोगे? By what the software will calculate a Cronbach's alpha. ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करता है, दैट इज व्हाट इज रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट. सो ऑल दिस इज एन इम्पॉर्टेंट हाई यील्ड पॉइंट स्लाइड. सर्वाइवल एनालिसिस, आजकल ये सब बहुत टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है, एंड दे आस्क यू कैप्लन-मेयर कर्व, इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशंस, कोहेंस कप्पा, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट, क्रॉनबैक्स अल्फा, आइडल कट ऑफ के लिए आरओसी कर्व, परफॉर्मेंस ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी ROC कर्व. ठीक है, कुछ MCQs करते हैं. Ability of a screening test to identify correctly all those who have the disease. स्क्रीनिंग टेस्ट की एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कितनों में डिजीज है, सेंसिटिविटी. डू नॉट हैव अ डिजीज, स्पेसिफिसिटी. इफ यू हैव टेस्टेड पॉजिटिव, डू यू रियली हैव द डिजीज, PPV. इफ यू टेस्टेड नेगेटिव, डू यू रियली डोंट हैव द डिजीज, NPV. क्या वाकई में डिजीज नहीं है, NPV. प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन आउट ऑफ दोज टेस्टेड पॉजिटिव ऑन अ स्क्रीनिंग टेस्ट हैज इन फैक्ट द डिजीज. मतलब आप स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव आए हो, कितना चांस है आपका वाकई में डिजीज होने का, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव आए. ठीक है. What is the formula for sensitivity? So TP upon TP plus FN. What is specificity? TN upon TN plus FP. And I told you PPV में क्या है, all positives. देखो TP, this is PPV. NPV में क्या है, all negatives. ठीक है. चलो, for the calculation of negative predictive value, denominator is it's TN plus FN. ठीक है, TN plus negative predictive value, TN plus FN. If a test is 90% specific, what does it mean? I told you 90% specific मतलब अगर मैंने 100 नॉन डिजीज्ड में लगाया, स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो 100 नॉन डिजीज में लगाया, ये मुझे 90 में वाकई बताएगी कि इनमें डिजीज नहीं है. सो 90% ऑफ नॉन डिजीज पर्सन विल बी ट्रू नेगेटिव. अगर 90% सेंसिटिव होता मतलब 90% ऑफ डिजीज पीपल विल बी ट्रू पॉजिटिव्स. तो यहाँ पे स्पेसिफिक था, सो 90% नॉन डिजीज विल बी ट्रू नेगेटिव और रिमेनिंग 10% क्या आएंगे, रिमेनिंग 10% आपके आएंगे फॉल्स पॉजिटिव. ठीक है, हमेशा फॉर्मूला याद रखना. अच्छा, एक कैलकुलेशन. स्क्रीनिंग टेस्ट वाज पॉजिटिव इन 50% ऑफ डिजीज, 10% ऑफ हेल्दी. व्हाट इज स्पेसिफिसिटी? नाउ अगेन डिजीज है, येस नो इधर आ जाएगा. ठीक है, और स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट गाइस इधर आ जाएगा. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ABCD. ओके, दिस इज TP, दिस इज FP, दिस इज FN एंड ऑफ कोर्स दिस इज TN. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है टेस्ट वाज पॉजिटिव इन 100% डिजीज. तो अगर 100% में डिजीज है, स्क्रीनिंग टेस्ट आई है पॉजिटिव 50 में. So what is sensitivity? Is it a very difficult question? No. 50 by 100, 0.5. But मुझे sensitivity नहीं बोला है, मुझे specificity बोला है. And it is a screening test is positive in 10% of healthy. मतलब अगर 100% healthy है तो screening test 10% में positive आ गया. 10% of healthy मतलब ये false positive. तो true negative कितनों में है, 90. And what is specificity? Ability to identify all those who do not have the disease. तो कितनों में डिजीज नहीं है, 100. स्क्रीनिंग टेस्ट ने कितनों में आइडेंटिफाई किया, 90. सो पॉइंट नहीं. घबराना नहीं है, बस टेबल बताने का कोशिश करना है एंड विल गेट द आंसर. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर स्क्रीनिंग गाइस. स्टार्टिंग से डेफिनेशन से लेके फॉर्मूला, इंटरप्रिटेशन और मोर इम्पॉर्टेंटली आजकल ये सारे इमेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं एंड द कंसेप्चुअल टर्म्स. ओके, थैंक यू सो मच.